आदाब, नमस्कार। मैं अरुंधति हूँ, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स आईएफए की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज का कार्यक्रम में मैं आप सबकी स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, आईएफए एक स्वतंत्र संगठन है जो 1995 से सारे भारत में कला और संस्कृति के ऊपर प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। इन 25 सालों में हमने करीब 26 करोड़ रुपए में 600 से भी अधिक प्रोजेक्ट्स समर्थन किया है। और इनके जो परिणाम है वो कभी किताब होते हैं, कभी फिल्म होता है, कभी एग्जीबिशन, प्रदर्शन जैसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स समर्थन करने के अलावा भी हम ऐसे कुछ कार्यक्रम करते हैं जहां हमारे ग्रांटीज जो बेहतरीन काम करते हैं वो हम आप तक पहुंचा पाते। वैसे तो कोविड आने के पहले हम उन्हीं के साथ गांव गांव, शहर शहर घूम घूम के ये करते थे। प्रेजेंटेशन होता था, हमारे ग्रांटीज आपसे बातचीत करते थे, और प्रेजेंटेशन के बाद भी थोड़ा सा चाय पीते, थोड़ा सा नाश्ता करते एक साथ। लेकिन अब तो वो नहीं हो सकता। हमने सोचा कि हम ये प्रोजेक्ट शोकेस ऑनलाइन जूम माध्यम के द्वारा कर दें, और इसी बहाने आपसे भी थोड़ा बातचीत हो जाए। आज का कार्यक्रम लेकिन दो हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तो ये कि आज हम बातचीत हिंदुस्तानी में करेंगे। हमारा ये कोशिश रहा है कि हमारे आईएफए की हर प्रोग्राम में हम भारतीय भाषाओं में जो काम होता है उसको प्रोत्साहित करें, उस पे ग्रांट देने की कोशिश करें, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट शोकेस टाइप के प्रोग्राम होता है वो भी अलग अलग भाषाओं में हो। जैसे आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया होगा, मैं बंगाली हूँ। मेरा हिंदी अम, अच्छा नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा वजह आज का ये स्पेशल प्रोग्राम का ये है कि आज हमें इस प्रोग्राम में एक ऑनलाइन साथी, एक पार्टनर, एक कोलैबोरेटर, एक को कॉन्स्पिरेटर मिल गया है, और वो है द कल्चरल वर्कर सपोर्ट ट्रस्ट। उनके साथ, उनके मदद से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। और हमारे साथ लोकेश और अन्नपूर्णा है जो द कल्चरल वर्कर्स सपोर्ट ट्रस्ट से हैं, और मैं वेलकम करती हूँ उन दोनों की। और अन्नपूर्णा से मेरा प्रार्थना है कि आप थोड़ा कुछ कहें ये ट्रस्ट के बारे में, क्या काम होता है ट्रस्ट में, और हमारा ये जो कोलैबोरेशन है आज की, इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते अरुंधति, आईएफए के टीम, तनवीर और यूसुफ भाई। हम सब बहुत खुश हैं सीडब्ल्यूएसटी वाले कि हम ये आपके साथ कर पा रहे हैं। और ये ट्रस्ट हमने 2019 में स्थापित किया था। और उस समय पे हमने 2-3 चीज़ें सोची थी कि कल्चरल वर्क में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट, अपने राइट्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने काम के संदर्भ में ठीक से और इज्जत से जीना, काम करना, और अपने हक के बारे में भी जानना, उसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो अभी हम धीरे-धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन को समेट रहे हैं, इसलिए कि जैसे हमने शुरू किया कल्चर वर्कर ट्रस्ट को, वैसे ही कोरोना शुरू हो गया, और हम धीरे-धीरे से मिल रहे हैं हर हफ्ते काम करने के लिए। और इस काम में हम ऐसे प्रोग्राम्स को शामिल करना चाह रहे हैं, जैसे अनेक पार्टनर से जो अनेक भाषाओं में, और लोकेश इसके बारे में और बताएंगे। और हम ऐसे भी चाह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो देश में हर कोने पे जाए, सिर्फ शहरों में नहीं, सिर्फ कस्बे में नहीं, सिर्फ गांव में नहीं, सब जगह पे। और अगर हो सकता है तो हम ये भी सोचते हैं कि आ, जो लोग इंडिया से जुड़े हैं या ऐसे काम से जुड़े हैं, वो भी देश के बाहर से भी हमको हमारा काम, हमारा कोशिश और हमारा सोच
को सुन के स्वीकार करके कभी-कभी विवाद करके हमारे साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब आए हैं और आप सब ने हमसे ये माँगे हैं। और मैं भी लोकेश को माँगती हूँ कि वो भी कुछ कहें आज के प्रोग्राम के बारे में। शुक्रिया अन्नपूर्णा और अरुंधति और आईएफए इस कोलैबोरेशन के लिए। मैं बस छोटी सी बात कहूंगा और शायद हम फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि अन्नपूर्णा ने काफी अच्छे से कल्चर वर्कर सपोर्ट ट्रस्ट के बारे में ऑलरेडी विस्तार में बताया है। तो हम एक्चुअली इस तरीके के प्रोग्राम्स और भी फ्यूचर में हम करने का सोच रहे हैं, कोलैबोरेशन में या इंडिविजुअली भी, जिसमें हम विविध भारतीय भाषाओं में हम किस किस तरीके के पहलू जो होते हैं, जो फील्ड में जो कलाकार है, जो कल्चर वर्कर है, वो फेस करते हैं या नया कुछ जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या जो हक की बातें हैं उन पर बातें हो सके और वर्कशॉप्स भी हो सके। तो इस पे हम काम करेंगे। और आज के इस यूसुफ भाई के साथ ये जो आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तनवीर से कहूंगा कि आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और फिर हम आगे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया लोकेश। नमस्कार, आदाब दोस्तों। उर्दू मोहल्ला की आज की शाम में आप सभी देखने और सुनने वालों का इस्तकबाल है, स्वागत है। मेरा नाम तनवीर अजसी है। मैं आईएफए में आर्ट्स रिसर्च प्रोग्राम का संचालक हूँ। इस प्रोग्राम के जरिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो रिवायत या परंपरा से हटकर सकाफत या संस्कृति से जुड़े ऐसी आवाज़ों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो या तो वक्त के शोर गुल में दब जाती हैं या दबाई जाती हैं। हम खास तौर पर हिंदुस्तानी भाषाओं में अंजाम दिए जाने वाले काम की हौसला अफजाई करते हैं। उर्दू मोहल्ला की आज की ये शाम हमारी इसी कोशिश की एक छोटी सी झलक है। उर्दू किसी एक कस्बे, शहर या सूबे की ज़बान नहीं है। यह हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अलग अलग अंदाज में बोली जाती है। इसी वजह से इसका कोई एक पारंपरिक सांचा नहीं है। लेकिन उर्दू का जब भी जिक्र होता है, इसे किसी एक मखसूस दायरे में समेटने की कोशिश की जाती है। दर हकीकत उर्दू गालिब, मीर, ज़ौक़, फैज़ और तहजीब की रवायती पहचान तक ही सीमित नहीं है। पिछले 70 सालों में उर्दू को आम लोगों तक पहुंचाने में पॉपुलर कल्चर ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हमारे आज के वक्ता यूसुफ सैयद आपको उर्दू की इसी पॉपुलर कल्चर की दुनिया की सैर कराएंगे, जिसने उर्दू को हमारे बीच उस दौर में भी खिलखिलाता और चहचहाता हुआ रखा जब उर्दू के ऐवानों में इसे फरियादी या करीब मर्ग ज़बान बताया जाने लगा था। यूसुफ सैयद दिल्ली के रहने वाले हैं। ये 1990 से फिल्में बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिसमें ख़ासकर पॉपुलर कल्चर और इस्लामिक कल्चर के बारे में ये लिखते आ रहे हैं। इस्लामिक कल्चर जो पॉपुलर पोस्टर आर्ट है, उस पर इनकी किताब भी शाया हुई है। यूसुफ की कुछ मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्में ख्याल दर्पण, बसंत, खुसरो दरिया प्रेम का और कैंपस राइजिंग वगैरह हैं। यूसुफ ने पिछले 10 साल से, जो मैंने आपको इनके सफ़र का जो किस्सा, छोटा सा किस्सा बताया, उसमें हमारा यानी आईएफए का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ये है कि हमने इनको पिछले 8 सालों में 3 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में साथ दिया है और आज ये हमें उन्हीं 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ये तीनों प्रोजेक्ट्स उर्दू के पॉपुलर कल्चर पे आधारित हैं। इससे पहले मैं यूसुफ को दावत दूं अपनी बात शुरू करने की, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और सवाल पूछें। और जैसा कि लोकेश और मेरी साथी अन्नपूर्णा ने बताया कि इस शाम की एक कड़ी ये भी है कि हम प्रपोजल लेखन पे भी चर्चा करेंगे, तो आप अपने सवाल तैयार रखें और कमेंट बॉक्स में आपके दाएं तरफ अपने सवाल भेजें। मैं अब यूसुफ से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात शुरू करें। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया तनवीर। आप सब लोगों का खैर मकदम है। गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्ते।
ये तस्वीर जो हमारा इस पूरे प्रोग्राम का जो टाइटल हमने सोचा, उर्दू मोहल्ला, वहाँ से मैं बात शुरू करूँगा। हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी लिखा कि भाई आपने शायद गलती से मोहल्ला कर दिया, ये होना चाहिए था मोअल्ला। तो दरअसल ये पूरा प्रेजेंटेशन और ये पूरा जो थीम है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो इसी फर्क पे मुनहसिर है, मोअल्ला और मोहल्ला। ये एक पुरानी एक टर्म है उर्दू मोहल्ला, जो इस बात पे जिसका मतलब ये है कि जो उर्दू बहुत ज़्यादा हाई उर्दू या क्लासिकल उर्दू जो दिल्ली के लाल किले में बोली जाती थी या उसके सामने बोली जाती थी, और इसकी पूरी हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उर्दू कहाँ से आया और उर्दू मोहल्ला का क्या मतलब था, वो आपको हिस्टोरियन से मिलेगा। लेकिन कहने का मकसद यही है कि उर्दू मोहल्ला एक बहुत ही क्लासिकल चीज़ है, और जब भी हम उर्दू की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा आशिकी और शेर व शायरी और गज़ल और मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर और फैज़, लेकिन दरअसल वो तो है ही, वो तो जाहिर है कि सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन उर्दू को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया, बहुत ज़्यादा मकबूल बनाया हिंदुस्तान में और दूसरी जगहों पे, वो एक अलग किस्म का कल्चर भी है जो उतना ज़्यादा मोहल्ला या उतना ज़्यादा हाई या इतना एग्जॉल्टेड नहीं है, बल्कि वो सड़कों का और बिल्कुल स्ट्रीट लेवल का और मोहल्ले के लेवल का कल्चर है, जिसमें बहुत ही सस्ते किस्म की, जिसको आप सस्ता वर्ड यूज करेंगे, शायरी या ऑटो रिक्शा के पीछे लिखे हुए स्लोगन्स या बहुत ही सस्ते किस्म का लिटरेचर जो लिखा गया है, जासूसी नॉवल और रिसाले, मैगजीन्स और इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो जर्नी है, पूरा कुछ सफ़र जो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये उस मोहल्ले के बारे में है, ये उस उर्दू मोहल्ला के बारे में है, जो ज़्यादातर जो उर्दू की जब भी बात होती है तो शेर व शायरी और गज़ल और मीर तकी मीर की बात होती है, लेकिन इस तरह के लिटरेचर और इस तरह के कल्चर पर बहुत कम डिस्कशन होता है। तो मैं अपनी बात जो है वो आपको एक स्लाइड शो से शुरू करता हूं, ताकि हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा सकें जिसमें उस उर्दू मोहल्ला का जिक्र हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्लाइड देख पा रहे होंगे। बेसिकली मैंने IFA बैंगलोर के साथ जो मेरा रिश्ता है काफ़ी पुराना है। मेरे ख्याल से जब IFA शुरू हुआ था 1990s में, तब से मैंने उनको प्रपोजल्स भेजने शुरू किए, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और रिसर्चर हूँ, और बहुत सारे आइडियाज़ जो थे, जाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद फिल्म मेकर को हमेशा जस्तजू रहती है कि कैसे अपनी फिल्मों को, अपनी रिसर्च को फंड किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो IFA एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन निकला और मैंने उनको भेजने शुरू किए प्रपोजल्स। शुरू में काफ़ी साल तक मेरे प्रपोजल्स गए और शायद कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। काफ़ी डिस्कशंस भी हुए उन पे, लेकिन फाइनली मेरे ख्याल से 2011-12 से एक दो मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ जिनको सपोर्ट किया IFA ने, तो मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। और दिलचस्प बात यह है कि मेरे ये ज़्यादातर जो प्रपोजल्स जो मैंने इनके साथ किए, उसमें कहीं ना कहीं ये उर्दू के पॉपुलर कल्चर या मकबूल कल्चर का जिक्र आता है। तो पहला जो प्रपोजल था या पहला जो प्रोजेक्ट था जो मैंने 2012-13 में किया, उसका नाम भी मैंने रखा तस्वीर उर्दू। ये इस चीज के बारे में था कि जो प्रिंटिंग कल्चर जो था, जो छपाई का कल्चर है, जब से हिंदुस्तान में या साउथ एशिया में शुरू हुआ लेट 19th सेंचुरी में या मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में, तो उर्दू जो थी वो एक बहुत मेन स्ट्रीम ज़बान बन के उभरी बाकी सारी ज़बानों के मुकाबले में। जैसे आज हम देखते हैं कि उर्दू एक बहुत ही निगलेक्टेड ज़बान हो गई है, लेकिन उस वक्त वो एक मेन स्ट्रीम, बहुत ही एक आम, बहुत ही एक सबसे आगे रहने वाली ज़बानों में थी।
और जो रिसाले और अखबार और किताबें छप रही थीं उसमें उनका रीच, उनका जो मकबूलियत थी वो बहुत आम लोगों में थी। आज जैसे समझा जाता है कि उर्दू शायद सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन ऐसा नहीं था। उर्दू बहुत सारे तरह तरह के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर तरह के लोग उसको पढ़ते थे और देखते थे। ये एक मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जैसे ये एक रिसाले और किताबों की एक पॉपुलर किस्म की दुकान है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो आज देखने को मिलती हैं। और आज की जो एक इमेज बनी हुई है उर्दू की, वो ये है कि शायद उर्दू जो है वो सिर्फ मजहबी रिसालों की, मजहबी रिसाले ही उसमें निकलते हैं, रिलीजियस मैगजीन्स। और शायद कुछ हद तक ये सच भी हो कि आज अगर आप जाएं कोई चीज़ खरीदने के लिए उर्दू में, तो आपको ज़्यादातर मजहबी लिटरेचर उसमें मिलेगा। लेकिन अब से 100 सवा 100 साल पहले, 150 साल पहले का अगर आप लिटरेचर देखें तो बहुत दिलचस्प है कि उसमें मेन स्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स थे, जो चीज़ें बिक रही थी, उनके एडवर्टिजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये 1930 का एक एडवर्टिजमेंट है जिसमें जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स आ रहे थे जो 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 कॉलोनियल पीरियड में, उनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उर्दू में छपते हुए मुख्तलिफ रिसालों में और अखबारों में। और जाहिर है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पहली बार हिंदुस्तान में, साउथ एशिया में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या और हेल्थ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे गैजेट्स जो यूरोप से आ रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स के एडवर्टिजमेंट्स या इश्तिहारात उर्दू में आने शुरू हुए। तो एक बहुत मेन स्ट्रीम जबान बन के निकली और सिर्फ किसी एक मजहब या किसी एक कम्युनिटी से ही रिलेटेड नहीं थी, बल्कि बहुत तरह के लोग, और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं थी बल्कि बहुत जगहों पे। और मुझे ये कहना भी कोई ज़रूरी नहीं है बताना कि जो आज के कुछ ऐसे शहर हैं जैसे कि लाहौर है, कराची है या और दूसरी जगहें जो अब इंडिया में नहीं है, वो भी जाहिर है कि वो प्रोडक्ट्स वहाँ से भी निकलते थे और वो इंडिया का पार्ट था। जैसे कि ये एडवर्टिजमेंट आप देख सकते हैं कि ये लाहौर के एक प्रोडक्ट का एडवर्टिजमेंट है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। और इन प्रोडक्ट्स में एक दिलचस्प बात यह है कि एडवर्टिजमेंट्स में जो तस्वीरें हैं, जो इंसानी चेहरे जो दिखाए गए हैं, उसमें कुछ तो इंडियन या साउथ एशियन चेहरे आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ यूरोपियन चेहरे भी आपको दिखेंगे। एक उस वक्त का फैशन था या एक ट्रेंड था कि जो यूरोपियन या एंग्लो सैक्सन जो चेहरे हैं या उस तरह के कॉम्प्लेक्शन है, उससे भी लोग ऑब्सेस थे। और उन एडवर्टिजमेंट्स में, चाहे वो उर्दू में हो या किसी और ज़बान में हो, ये चीज़ें दिखती हैं और ये प्रोडक्ट्स सामने आते हैं। मुझे लगता है कि आप जो इसके नीचे मैंने एडवर्टिजमेंट्स के वो दिए हैं टाइटल्स, वो आप देख सकते हैं। ये जनरली लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी टिल अबाउट 1930s के ये एडवर्टिजमेंट्स हैं। और छोटे छोटे शहरों से ये निकल रही हैं चीज़ें, अहमदाबाद से या लुधियाना से या और बहुत सारी जगहों से। और कभी कभी ये इश्तिहारात ऐसी चीज़ों के भी होते हैं कि जो आप शायद उर्दू से या उर्दू के कल्चर से तवक्को नहीं रखते। मिसाल के तौर पर ये एक इश्तिहार है जिसका नाम है बच्चा होने की दवा, और इसमें लिखा हुआ है कि जिस औरत को औलाद ना होती हो, यानी एक फर्टिलिटी ड्रग 1930s में ये इश्तिहार हो रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, जो बयान लिखा हुआ है, वो लिखा है कि अगर किसी औरत मर्द की शादी को कई साल गुजर गए और उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो, कोई जनरली कोई हेल्थ की वजह हो कि वो हमल ना ठहरता हो, यानी वो प्रेगनेंसी ना ठहरती हो, तो ऐसे हालत में आपका इस दवा को इस्तेमाल करने का तरकीब ये है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि अगर रोजाना 7 दिन तक मुसलसल एक एक खुराक औरत को खिलाई जाए, और उन 7 दिन में वो, एंड देन उसके बाद है डॉट 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 डॉट, यानी आप समझ जाइए कि वो 7 दिन दवा खिलाने के बाद डॉट डॉट डॉट, विच मीन्स कि आप उसको कंसीव करने के लिए आप करें। तो
ठीक 8वीं रात, तो उसी 8वीं रात औरत को हमल ठहर जाएगा। यानी अगर 7 दिन तक ये दवा खाने के बाद वो कंसीव करने की कोशिश करें तो श्योरली वो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इन इश्तिहारात में बताई जा रही हैं। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इन इश्तिहारात में ये भी पता चलता है कि 1930s में और 20s में एक मेल ऑर्डर का कल्चर हो गया था। यानी मैगजीन्स से या कैटलॉग्स अवेलेबल थे जो आप देख सकते हैं और आप बाय मेल कोई चीज़ मंगा सकते हैं। जैसे आजकल जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम है, यानी उस वक्त भी ये मेल ऑर्डर का काफ़ी कल्चर था। इसमें लिखा हुआ भी है कि आप बजरिए वीपी पार्सल मंगाएं, आप सिर्फ एक पोस्ट कार्ड भेज दें या मनी ऑर्डर भेज दें और आपको ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन सारे एक तरह का एक वंडर बताया जा रहा है, एक तरह का कुछ अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं। ये जो दवाएं हैं इनमें अजीब व गरीब किस्म की ताकत है। कुछ तो ये भी है कि यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं तो उनको एक वंडरफुल प्रोडक्ट की तरह से पेश किया जा रहा है, और कुछ ये भी है कि इनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए एडवर्टिजमेंट्स में ये बताया जाता है कि ये एक जादुई दवा है, इसको अगर खाएंगे तो एक जादू की तरह से आपके अंदर ताकत आ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एक जंतरी है। जंतरी एक तरह का एल्मनैक होता था, लेकिन ये तिब्बी जंतरी है, यानी मेडिकल एल्मनैक फ्रॉम 1921, जिसमें एडवर्टिजमेंट्स हैं इस तरह के ताकत की दवाएं और बीमारियों से लड़ने की दवाएं, बाल जीवन घुट्टी और मैजिकल चीज़ें या कुछ और किस्म के एस्ट्रोलॉजिकल जो जादू करना, काला जादू, वशीकरण मंत्र पढ़ना, ये सारी चीज़ें एक तरह से एक ही मैगजीन के एक ही पेज पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कोई लाहौर से है, तो कोई कानपुर से है, कोई लुधियाना से है, कोई कलकत्ता से है। बहुत मज़ेदार हैं अगर आप इनको पढ़ें। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि उनके डिस्क्रिप्शंस भी बहुत दिलचस्प हैं। जैसे ये है सुंदरी सुहाग या निहायत खुशबूदार और मुफीद तेल, ये हेयर ऑयल का जिक्र है, या एक बिजली की लालटेन या बिजली का जेबी लैंप यानी पॉकेट लैंप, एक तरह का टॉर्च का एक एडवर्टिजमेंट है ये 1930s का। तो इस तरह के हैं। और फिर ऑब्वियसली ग्रामोफोन रिकॉर्ड क्योंकि नया नया आया था तो उसके बहुत ज़्यादा एडवर्टिजमेंट्स आपको मिलते हैं। घड़ी, क्योंकि टाइम का और का बहुत कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। हर आदमी घड़ी लगाना चाहता है अपने हाथ में या अपने घर में एक वॉल क्लॉक लगाना चाहता है, तो घड़ियां बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। और इसमें ये भी है कि अलार्म वाला अमेरिकन बढ़िया आला किस्म का टाइम पीस, तो वो एक तरह का अमेरिकन है या इस तरह के बहुत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसमें। या फिर ये है बाइस्कोप या सिनेमा प्रोजेक्टर, ये भी 1920s का है लाहौर से। ये भी मेल ऑर्डर एडवर्टिजमेंट है जो आप मंगा सकते हैं। और फिर कुछ तस्वीरें, जो धार्मिक तस्वीरें या रिलीजियस पिक्चर्स जो लोग छाप रहे हैं उनके भी एडवर्टिजमेंट्स हैं। ये एक अरोड़ बंस प्रेस है अनारकली लाहौर से, जहाँ से आप रिलीजियस पिक्चर्स मंगा सकते हैं। फिर कुछ फिल्मी मैगजीन्स हैं, मुसव्विर है या इस तरह के 1941 का मैगजीन है। इसके एडिटर सादत हुसैन मंटो भी थे कुछ पीरियड तक, और उसमें आपको पुराने फिल्मों के एडवर्टिजमेंट्स मिलेंगे। फिर कुछ जासूसी नॉवेल्स हैं, जासूसी मैगजीन्स हैं जो आपको मिलेंगे। और कशीदाकारी यानी एम्ब्रॉयडरी के मैगजीन्स या किताबें हैं जो बहुत सारे इस पीरियड में निकल रहे हैं, आज भी निकलते हैं कुछ इसमें से। और बुर्का जो है वो एक फैशनेबल बुर्के किस तरह के आपको पहनने चाहिए, 1941 का एडवर्टिजमेंट है। फिर फिल्मी मैगजीन्स हैं, शमा बहुत ज़्यादा। अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चेहरे हैं उनकी जो रंगत है उसमें बहुत ज़्यादा यूरोपियन टच है अभी तक इस पीरियड में। फिर हम 1950s के बाद आते हैं जिसमें अगेन कलर का इस्तेमाल, फोटोग्राफी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से है।
और नए प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आने शुरू हुए हैं, मर्फी है या चाय के एडवर्टीजमेंट। अगेन इसमें औरतों के चेहरे का इस्तेमाल एक तरह से 1950s के बाद प्रोग्रेसिव या तरक्की याफ्ता औरतें किस तरह से वो काम भी कर सकती हैं, टाइपराइटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चाय भी बना सकती हैं या रेडियो भी चला सकती हैं। पर एक तरह से देखा जाए तो उनको तरक्की याफ्ता भी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो उनके घरेलू जो रोल्स हैं वो भी अभी तक चला रही हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर भी उनको चलाना है और वो स्कूटर भी चला सकती है, लेकिन फिर सर्फ का एडवर्टीजमेंट भी है कि वो सर्फ के साथ उसको हाथ कपड़े भी धोने हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं। फिर जो रिसाले हैं उनमें बच्चों के रिसाले भी बहुत सारे हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इनमें जो आर्टिस्ट हैं जो इस तरह की इलस्ट्रेशंस बनाते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फोटोग्राफी का इस्तेमाल तो है लेकिन फोटोग्राफी से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल है, कैलीग्राफी का काफ़ी इस्तेमाल है। फिर कुछ मजहबी रिसाले भी हैं, जैसे दीन दुनिया, ये दिल्ली से निकलता था, या आस्ताना, इसमें काफ़ी हद तक मुस्लिम कम्युनिटी की आइडेंटिटी पर भी डिस्कशन है, लेकिन एक इंटरनेशनली एक ग्लोबल इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने का भी काफ़ी इसमें चीज़ें दिखती हैं। और जैसा मैंने बताया कि जासूसी नॉवल और जासूसी रिसाले तो है ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने जमा की। अभी तक चल रहा है ये प्रोजेक्ट। मैंने काफ़ी जगहों पे गया, मैं दिल्ली से बाहर भी गया, अलीगढ़, लखनऊ और दूसरी जगहों से मैंने कुछ लाइब्रेरी से, कुछ लोगों के पर्सनल कलेक्शन से भी कुछ चीज़ें कलेक्ट की, कुछ फिजिकली मैंने कलेक्ट की, यानी मेरे पास हैं वो, और कुछ जो है वो सिर्फ उनको डिजिटाइज किया, यानी स्कैन किया और उनको हमने ऑनलाइन बताने की कोशिश की। आप ये भी देख सकते हैं कि एक उर्दू के जो रिसाले हैं उनमें एक खास बात यह है कि एक तरफ वो ग्लैमर और ये सारा फिल्म और सिनेमा का भी जिक्र है, लेकिन उसी मैगजीन के कवर के बैक साइड पे या उसके इनसाइड कवर में इस्लामी किताबें और कुरान शरीफ का एक पब्लिशर है, उसका भी एडवर्टीजमेंट है। यानी जो मजा लेना, यानी प्लेजर और रिलीजियस फेथ एंड आइडेंटिटी, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं इन रिसालों में। ये बहुत दिलचस्प बात है जो मैंने इसमें स्टडी की, और इस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि किस तरह से प्लेजर और रिलीजियस फेथ दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो ये सारे कलेक्शंस हैं जो कुछ आप देख भी सकते हैं, कुछ हमारे लिंक हैं जो मैं इसमें चैट में आपको दिखेंगे, जो जिस वेबसाइट पे ये अवेलेबल हैं। ये तस्वीरें-urdu.in एक वेबसाइट है जहां पर आप ये चीजें कुछ देख सकते हैं। मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट है तस्वीरघर.net, उसके साथ भी इसमें काफी कोलैबोरेशन है जो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये था पहला प्रोजेक्ट, और इसके बाद हमारा कुछ डिस्कशन चला और हमने देखा कि हम आगे इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इस प्रोजेक्ट में तो सिर्फ तस्वीरें और प्रिंटेड लिटरेचर और प्रिंटेड एफेमेरा को ही कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो उर्दू का पॉपुलर कल्चर है उसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें परफॉर्मेटिव कल्चर भी है, लोगों के घरेलू किस तरह की चीज़ें हैं, या पब्लिक में किस तरह का पब्लिक कल्चर है उर्दू का, सिनेमा में जो कल्चर है, म्यूजिक में जो कल्चर है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने कुछ डिस्कशंस किए, कुछ बातचीत की IFA के साथ और दूसरे लोगों के साथ कि हम इस पॉपुलर कल्चर के पूरे थीम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम और इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिर्फ मैं अकेला ही नहीं बल्कि और दूसरे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को तो अपने लिमिटेड जो भी मैं एक बहुत ही महदूद दायरे में रहते हुए मैं जो कर सकता था, जो चीज़ें कलेक्ट कर सकता था, लेकिन उर्दू तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे साउथ एशिया में, बल्कि वर्ल्ड में फैली हुई है, और उसके जो नमूने हैं, जो पॉपुलर कल्चर के नमूने हर जगह फैली हुई है। तो कैसे हम उन सब को एक मकाम पे, एक जगह पे लाएं जिसपे कुछ डिस्कशन हो सके। तो उसका एक आइडिया हमने ये सोचा कि क्यों ना एक सिंपोजियम या कोई एक कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया जाए। तो मैंने एक प्रपोजल लिखा और यानी पहले वाले प्रोजेक्ट के कुछ सालों बाद फिर एक दूसरा प्रपोजल मैंने लिखा और ये IFA के साथ डिस्कशन किया कि क्यों ना हम एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें हम इस पे डिस्कशन करें कि कैसे हम उर्दू के पॉपुलर कल्चर के अलग अलग दूसरे जो पहलू हैं उनको हम ला सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस हमने कंसीव की और ये कॉन्फ्रेंस फाइनली 2017 में सितंबर में की गई।
तो इस कॉन्फ्रेंस से पहले भी काफ़ी कुछ चीज़ें उससे पहले डिस्कशन हुई, क्योंकि हमें लगा कि उर्दू सिर्फ उन्हीं लोगों में मकबूल नहीं है जो उर्दू लिखते पढ़ते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते लेकिन वो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उर्दू यानी हिंदी में भी जो सबसे ज़्यादा छपने वाली और बिकने वाली किताबें हैं वो दीवान गालिब और दीवान मीर और ये सब इस तरह की किताबें हैं। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है उर्दू पोइट्री कि देवनागरी में बहुत ज़्यादा बिकती हैं वो किताबें, या उर्दू की शायरी और दूसरे शायरों की शायरी भी, जैसे कि पाकिस्तान की उर्दू शायरी या लुगत या डिक्शनरीज बहुत ज़्यादा छपती हैं और बिकती हैं। इसके अलावा उर्दू की जो गज़ल गायकी है वो एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जिसको बहुत लोग सुनते और इन्जॉय करते हैं, चाहे वो उर्दू पढ़ना लिखना जानते हो या ना जानते हो, लेकिन फिर भी तकरीबन हर आदमी को उर्दू गज़ल से दिलचस्पी है। सुनते आए हैं इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स थे, इसी तरह से मुशायरा एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। पूरे इंडिया में मुशायरे होते हैं और मुशायरे जगह-जगह छोटे-छोटे शहरों में, और वहाँ पर भी अगेन जो उर्दू लिखने पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही लोग नहीं आते हैं, बल्कि दूसरे ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ सुन करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यानी उर्दू की पॉपुलैरिटी के लिए उर्दू जानना पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ आप एक तरह से उसको सुन करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मुशायरे हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने इस पे और भी काम किया है। जैसे मैंने एक पूरा एक पेपर पढ़ा था कहीं पे कि यूट्यूब पर उर्दू मुशायरों का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। आप जाएं तो उसमें आपको इतने सारे मुशायरों के वीडियोस मिलेंगे और उसमें लाखों लोग वो वीडियोस देखते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उनका पूरा एक ट्रेंड है। उनके पूरे एक तरह के फैन क्लब्स हैं बने हुए अलग अलग शायरों के। तो ये एक चीज़ है शायर, और ये जो मुशायरे होते हैं सिर्फ रोमांटिक शायरी के नहीं, बल्कि नातिया शायरी यानी रिलीजियस शायरी, डिवोशनल पोइट्री, इन सब चीज़ों के भी मुशायरे होते हैं। फिर ऑब्वियसली जो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है उर्दू पॉपुलर कल्चर का, वो सिनेमा है जो हमारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में रहा है, जिसमें उर्दू और इस्लामिक थीम्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। मुगल आज़म, गज़ल, ये सारी पाकीज़ा, इस तरह की चीज़ें। मैं बहुत ब्रीफली आपको इन सब चीज़ों, तो ये सारे इन एस्पेक्ट्स को हम देखना चाहते थे कि कैसे हम इनको सामने ला सकते हैं और एक तरह का कॉन्फ्रेंस इस पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए हमने फाइनली वो कॉन्फ्रेंस के लिए प्रपोजल्स मांगे लोगों से कि पेपर्स के प्रपोजल दें, और एक बहुत बड़ा रिस्पांस हमको मिला। इतने सारे लोगों ने पेपर्स के प्रपोजल्स भेजे, तकरीबन 60 से ज़्यादा 70 के करीब प्रपोजल्स आए अलग अलग जगहों से। और पहले हमने ओरिजिनली 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन उन पेपर्स को देखते हुए हमने सोचा कि इसको 3 दिन का रखते हैं, और हमने तकरीबन 34 लोगों को उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। और एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि जो उर्दू की जो दुनिया है, यानी जो उर्दू के लिटरेचर के लोग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेजेस में, या जो फॉर्मल स्कॉलर्स हैं, जब प्रोफेसर्स हैं, आमतौर पर उन्हीं लोगों में उर्दू के कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वही आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि क्योंकि हम पॉपुलर कल्चर की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम खोलें और उर्दू दुनिया से बाहर के लोगों को भी इसमें बुलाएं और देखें कि क्या उनका क्या, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उर्दू किसी एक मजहब की, किसी एक कम्युनिटी की, या किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू पॉपुलर कल्चर के ज़रिए वो एक बहुत बड़ी, बहुत वसी पैमाने पर मकबूल है। तो इसलिए हम क्यों ना दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करें। तो आपको जान के हैरानी होगी कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि उर्दू की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आधे से ज़्यादा लोग शायद नॉन उर्दू यानी उर्दू के बाहर के लोग थे, और ऐसे लोग भी थे जो शायद उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन वो उर्दू पॉपुलर कल्चर के बारे में पेपर पढ़ना चाहते थे, और वो आए और उन्होंने इंग्लिश में पेपर पढ़ा, इंग्लिश में पेपर प्रेजेंट किया। और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बहुत सारे बाहर के लोग आए। मैं आपको बस क्विकली दिखाता हूँ कि ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं जो हमने उसमें एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो फाइनली हमने जो टॉपिक्स जो प्रपोज किए थे, उसमें उर्दू मुशायरा है, गज़ल गायकी है, रोमांस का किस तरह का कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस लिटरेचर है, सूफी म्यूजिक है,
बॉम्बे सिनेमा में किस तरह से आता है, टीवी रेडियो में किस तरह से उर्दू, और मीडिया में, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, जासूसी नॉवलों में, औरतों के जो स्पेसिफिक मैगजीन्स हैं, फोक लिटरेचर में, कैलीग्राफी एज पॉपुलर आर्ट, इस तरह के बहुत सारे हमने टॉपिक्स प्रपोज किए थे और लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पे पेपर पढ़े, आए, और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन 34 लोग आए 3 दिन तक। ये बहुत इंटरेस्टिंग, जेएनयू में हमने ये रखा, और जेएनयू में भी बहुत इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिकली उर्दू डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि एक सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस है, ताकि उसमें तरह तरह के लोग, दूसरे जबानों के लोग भी आकर के पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उसमें ये इंटरनेशनली हमने बहुत सारे यूएस से और यूरोप के कुछ स्कॉलर्स आए, पाकिस्तान से भी 2-3 स्कॉलर्स ने पेपर पढ़े ऑनलाइन, और सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं थे बल्कि इसमें प्रैक्टिशनर्स भी थे। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, और ऐसे लोग जो जो स्कॉलर्स फॉर्मली नहीं थे। तो इस तरह से ये बहुत मज़ेदार दिलचस्प कॉन्फ्रेंस रही। इसमें हमने एक कल्चरल प्रोग्राम भी रखा, दास्तान गोई का। इसमें हमारे आर्टिस्ट अंकित चड्ढा, जो अब हमारे साथ नहीं रहे, वो भी थे, और उन्होंने बहुत दिलचस्प एक पॉपुलर कल्चर को लेकर के एक दास्तान गोई को पेश किया। तो इस तरह की चीज़ें हुई, और तो फाइनली ये एक बहुत मज़ेदार दिलचस्प किस्म की कॉन्फ्रेंस रही। और उर्दू के जो लोग इसमें शामिल थे, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि ये पहली बार हमने एक ऐसी उर्दू पर कॉन्फ्रेंस देखी है जो जिसमें नॉन उर्दू लोग आ पाए, और एक तरह से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई ये इस बात से कि अच्छा, उर्दू को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि उसका एक पॉपुलर लिटरेचर भी है, पॉपुलर कल्चर भी है, सिर्फ गालिब और मीर और फैज़ अहमद फैज़ ही नहीं है, बल्कि और भी तरह से उसमें विजुअल कल्चर भी आ सकता है, और सिनेमा कल्चर भी आ सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी था, मैं समझता हूँ। इसको हम अभी पब्लिश करेंगे इसको, और हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमने कुछ यूट्यूब पर डाली हैं। आप कुछ लिंक्स देख सकते हैं, जो tasveereurdu.in वेबसाइट है, वहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा प्रोजेक्ट था जो जिसको आईएफए ने सपोर्ट किया, और बहुत दिलचस्प इसका एक तरह की ये जर्नी में मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब मैं क्विकली आपको जो जो फाइनली एक थर्ड प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने अभी काम करना शुरू किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और एक तरह से कंटिन्यूटी है, एक जारी रहा, एक तरह से एक थीम जो है वो चल रहा है अभी भी। जब हम उर्दू की बात करते हैं, पॉपुलर कल्चर की बात करते हैं और सिनेमा की बात करते हैं खास तौर पे, तो मैंने मेरे अपने करियर में मैं स्टडी करता आया हूँ और डॉक्यूमेंट करता आया हूँ। फॉर एग्जांपल कव्वाली और सूफी म्यूजिक और सूफी दरगाहों पे जो पब्लिक कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है, उसको मैंने काफ़ी अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में भी डॉक्यूमेंट किया है। तो फिर मेरा एक नया थीम मैंने शुरू किया, नया क्या बल्कि उसी से कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करते हुए, कि जो एक तो कव्वाली और सूफी म्यूजिक है जो बहुत ही क्लासिकल किस्म की चीज़ है, फिलोसॉफिकल उसमें थीम्स होते हैं, लेकिन एक कव्वाली का पहलू है पॉपुलर कल्चर में, किस तरह से कव्वाली एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सिनेमा के ज़रिए और दूसरी चीज़ों के ज़रिए। तो मैंने इसके बारे में लिखना भी शुरू किया, और इसको मैंने फिर फाइनली एक तरह का प्रपोजल बनाया कि क्यों ना इस पे थोड़ा और काम किया जाए। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है जिस पे मैं अब काम कर रहा हूँ कि ये सिनेमा में, बॉम्बे सिनेमा में किस तरह से कव्वाली को प्रेजेंट किया गया है और कव्वाली को यूज़ किया गया है। तो ये एक तरह का ऑनलाइन आर्काइव है जो हम बनाने जा रहे हैं और इस पे काम किया जा रहा है। और तकरीबन 1950s से आपको वो एग्जाम्पल्स मिलनी शुरू हो जाती हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज में, फिल्मों में कव्वाली की। तो उनको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और मैं ख़ास तौर पर ये देख रहा हूँ कि दूसरे गानों से, क्योंकि फिल्मों में तो गाने होते ही हैं, लेकिन दूसरे गानों से कव्वाली किस तरह से मुख्तलिफ है, और मूवीज़ में किस तरह से कव्वाली उनके जो प्लॉट है, उनकी जो स्टोरी है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करती है और कैसे उसको आगे बढ़ाती है। तो ये मेरा एक थीम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं वीडियो चला पाऊंगा, आप देखने की कोशिश करें इसको।
Yusuf, can you increase the volume a little bit, please? Sorry, could you not hear the sound properly? The sound was very soft, but if you would you like to play it again or with a louder sound, or you can continue? Maybe if if we have the time later, I could play it, because I think most people know about this example. So I just wanted to play a very short piece of that. So sorry. Anyway, what I wanted to show you was just one example of this. And what we are doing now is, so in this project, I am looking at, sorry, this keeps coming again. या सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम जो इंडियन सिनेमा की जो कव्वालियाँ हैं उसको कैसे डिफाइन किया जाए, और कौन से गाने हैं जो कव्वाली कहे जा सकते हैं, और किस तरह से कव्वाली एक जो सूफी कॉन्टेक्स्ट में होती थी उसको किस तरह से सिनेमा ने एक सेक्युलर कॉन्टेक्स्ट में और एक बहुत ही अपने एंटरटेनमेंट के अंदाज से पेश किया, और या किस तरह से सिनेमा ने दरगाहों पे गाने वाली कव्वाली को इम्पैक्ट किया। तो दोनों को एक तरह से मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों के किस तरह से एक दूसरे को इम्पैक्ट किया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको खुद डॉक्यूमेंट करना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें तकरीबन मैंने एक लिस्ट बनानी शुरू की है जिसमें तकरीबन 200 के करीब मैंने अभी गाने ऐड किए हैं जो कव्वाली कहे जा सकते हैं फिल्मों के, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बहुत मज़ेदार एक तरह की ट्रेजेक्ट्री उसकी बनती है। तो मैं इस अपने स्लाइड शो को यहाँ अभी रोक रहा हूँ, और मैं एक तरह से इसको समराइज करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं एक कंटिन्यूटी चल रही है इनमें, और एक बहुत मज़ेदार चीज़ें ये चल रही हैं कि एक तरफ चाहे वो जिसको मोहल्ला कहते हैं, उर्दू मोहल्ला के बहुत से लोग हैं जो शायद इन सारी चीज़ों को लिटरेचर समझते ही नहीं हैं। उनके नज़दीक ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा सड़क छाप किस्म की चीज़ है। जैसे कि मुझे किसी ने, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो एक साहब ने कहा कि ये आप जो रिसर्च कर रहे हैं ये तो पनवाड़ी की दुकान पर, यानी पान वाले की दुकान पर ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई लिटरेचर थोड़ी है। तो ये इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम उर्दू मोहल्ला रखते हैं, यानी पान वाले की दुकान को हमने इतना नीचा या इतना घटिया समझ लिया है कि उसको उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसको कोई एक तरह से उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। तो क्यों ना हम इसको देखें कि उस दुकान पे आने वाले लोग या उस तरह के जो लोग हैं या उस सतह पे उर्दू किस तरह से मकबूल है, और आज भी मकबूल है और शायद आगे भी रहेगी। चाहे जो 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 लिटरेरी लोग हैं, जो अदबी लोग हैं, चाहे वो उसको कितना ही प्योर या एक तरह से पाक बनाने की कोशिश करें, लेकिन उर्दू की पॉपुलैरिटी शायद उसी मोहल्ले वाली उर्दू से ही बाकी रहेगी। तो मैं यहाँ मेरे ख्याल से अब मैं इसको ख़त्म करूँगा। मैंने काफ़ी बोल लिया, और हम आगे देखते हैं कि लोगों के क्या सवाल हैं या किस तरह के बातें हम आगे देख सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया यूसुफ, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सवाल बहुत आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, और जैसे जैसे सवाल आते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सवाल रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो मैं उनको क्लब करता जाऊंगा और आपसे पूछता जाऊंगा। शुरुआत में मैं अन्नपूर्णा और लोकेश आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे जब तक और सवाल आते रहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो आपका जो फंडामेंटल क्वेश्चन हम जिसे कहेंगे, जो बेसिक सवाल था पहले प्रोजेक्ट का, जहाँ पे आपने तस्वीरों की बात की, मैगजीन्स में तस्वीरों का जो कल्चर था उसको लेके रिसर्च किया। एक जो बुनियादी सवाल था उसका कि 20वीं सदी के अव्वल में, जो शुरुआत में और उसके बाद बंटवारे के बाद में जो
चेंजेस आई, उर्दू को एक मखसूस तबके तक ही एक तरह से उसको पुश किया गया, तो आपने जो अर्ली 47 से पहले की, 47 से पहले की और बाद की जो चेंजेस हैं उन पे काम किया, तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस किस तरह से जो पहले की चेंजेस थी वो बाद में देखने को नहीं मिली, जो एस्थेटिक्स था वो बाद में देखने को नहीं मिला, जो थीम्स थे वो बाद में देखने को क्या मिले, या वो थी, और किस तरह से जो मैगजीन्स था पॉपुलर कल्चर का बंटवारे के बाद उसने अपना जो फ्रेमवर्क है वो किस हद तक चेंज किया? जी शुक्रिया। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और ये बहुत क्रूशल, बहुत अहम सवाल है जो 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 मैंने देखा उर्दू, और ये मुझे लगता है कि उर्दू के जो और लोग हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करते होंगे और देखते होंगे। असल में हुआ ये है कि उर्दू, जैसा कि मैंने कहा कि 1947 तक एक बहुत अहम और एक बहुत सामने वाली और बहुत मेन स्ट्रीम ज़बान थी जहाँ तक पॉपुलर कल्चर का सवाल है, प्रिंटेड लिटरेचर का सवाल है, मैगजीन्स, अखबार और ये सारी चीज़ें उसमें उर्दू में छप रहे थे। और एक जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के इश्तिहार उर्दू में छप रहे हैं, तो तकरीबन सारे ही प्रोडक्ट्स के जो जिनको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव यानी तरक्की याफ्ता जो प्रोडक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं और जो एक ख़ास तबके को एक तरह से टारगेट भी करते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स उर्दू में आ रहे हैं, उर्दू में छप रहे हैं। और दूसरी ज़बानों में भी छप रहे होंगे। एक्चुअली मेरी यहाँ पे जो स्टडी है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, मैंने दूसरी ज़बानों के लिटरेचर को उतना ज़्यादा नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में या और दूसरी ज़बानों में वो सारे वो चीज़ें बिकते हुए नज़र आती हैं या नहीं, लेकिन उर्दू में तो ज़रूर देखते हैं। और किसी एक मज़हब या किसी एक आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी को केटर नहीं करती है वो। जैसे ही सन 1947 में पार्टीशन होता है और काफ़ी लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, तो एक जो बहुत बड़ा चेंज आया, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो हार्टलैंड था उर्दू का, उर्दू हिंदी का हार्टलैंड यूपी, वहाँ के स्कूलों में और कॉलेजेस में उर्दू को पढ़ाना बंद कर दिया गया एक तरह से। स्कूलों से एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन भी और एज अ सब्जेक्ट भी उर्दू पढ़ाना बंद कर दिया गया। तो यानी एक बहुत बड़ी एक पूरी की पूरी एक जनरेशन थी जिसने उर्दू जानना और पढ़ना बंद कर दिया, और वो बगैर उर्दू के आगे बढ़े, और एक तरह से एक खास तबके या एक खास कम्युनिटी से जोड़ दिया गया उर्दू को। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, और शायद उसका असर इकोनॉमिक्स पर भी पड़ा होगा कि जो जिन चीज़ों के इश्तिहार पहले छप रहे थे वो छपने कम हो गए या बंद हो गए। वैसे तो हमें दिखते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कमी आई है। जैसे कि मैंने बताया कि 1960 तक, शायद मैंने ही बताया नहीं लेकिन अभी मैं बयान कर दूं कि 1960 तक के जो इश्तिहार मुझे दिखते हैं रिसालों में, वो इश्तिहार या वो एडवर्टीजमेंट्स जो डिज़ाइन किए गए हैं या लॉन्च किए गए हैं, वो जो इंडिया की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जैसे लिंटास है, लिंटास ने वो डिज़ाइन किए हैं। उनके बाईलाइन आप देख सकते हैं। यानी लिंटास के पास एक पूरा या तो डेडिकेटेड स्टाफ था जो उर्दू में काम कर रहा था, उर्दू के इश्तिहार बना रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे वो फिर आगे चल के उन्होंने वो नहीं बनाए हैं। या जो प्रोडक्ट, जो कंपनियां हैं जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है या और दूसरी कंपनियां, उनके इश्तिहार बहुत ज़्यादा उर्दू में आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर 60s के बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यही रही है कि आइडेंटिटी के साथ उसको जोड़ दिया गया और इकोनॉमिकली उसको नॉन वायबल समझा गया, मैं समझता हूँ। और दूसरा ये भी है कि धीरे धीरे चूंकि रीडरशिप कम होती जा रही है, स्कूलों में कम पढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स, उनके इश्तिहार कम आएंगे, क्योंकि जो 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 पूरा इंडस्ट्री है वो देखती है कि ये रिसाला या ये अखबार कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ तक इसकी रीच है, उसी हिसाब से वो एडवर्टिजमेंट्स देंगे। तो एक बड़ी वजह ये भी रही है। और एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे वो रिलीजियोसिटी की तरफ जा रहे हैं वो रिसाले, और एक खास तबके को ही केटर कर रहे हैं, और एक तरह से उनकी जो लार्जर आइडेंटिटी थी वो ख़त्म होती जा रही है और एक खास तबके के साथ जोड़ा जा रहा है धीरे धीरे 60s के बाद खास तौर पर। शुक्रिया। अन्नपूर्णा और लोकेश, आप पहले मैं पूछूंगी और शायद लोकेश मेरे बाद में पूछेंगे।
यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। मगर मैं आपका ये बातचीत थोड़ा का करवट थोड़ा बदलना चाह रही हूँ और ये पूछना चाह रही हूँ कि आप एक सोच को आइडिया समझ के फिर वो सोच को प्रोजेक्ट बनाना, फिर प्रोजेक्ट को एक प्रपोजल के रूप में लेना, फिर वो प्रपोजल को अवार्ड विनिंग, ग्रांट विनिंग प्रपोजल बनाना, फिर उसके बाद फील्ड वर्क में जाना और फील्ड वर्क में जो समस्याएं आते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं उसको सब समेटना, फिर उसको एक कंक्लूजन तक ले आना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक और प्रश्न है, इसलिए आपने एक एकेडमिक पेपर के बारे, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कॉन्फ्रेंस एकेडमिक ही नहीं था बट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में था, ये पूछना चाह रही थी आपसे कि हम बहुत संशोधन के जो रिसर्च करते हैं और जो स्कॉलरशिप करते हैं, इन दोनों के बीच में एक हम दीवार खड़ा कर देते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये दो अलग जमाने हैं। मगर हमको मालूम है और आपको सबसे ज्यादा मालूम है कि ये दोनों दुनिया के बीच में बहुत लेन देन होता है और बहुत बातचीत होती रहती है, चाहे गुप्त बातचीत हो सकती है कभी कभी। मगर इसके बारे में भी आप बात कीजिए कि इसे कि हमारे जो CWST से हमने बुलाया है, जो जिनको हमारे तरफ से उनको बुलावा मिला है, वो काफी लोग एकेडमिक्स नहीं हैं, वो लोग रिसर्च करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, शायद अपने आर्ट को बनाने के लिए या कुछ प्रोडक्ट या अपने फिल्म को बनाने के लिए। तो ये समझना चाहते हैं कि जो एकेडमिक रिसर्च ही नहीं, केवल बाकी सब रिसर्च को भी कैसे हम कर सकते हैं, और जो एकेडमिक रिसर्च में जो सीरियसनेस होती है, जो प्रोसीजर्स होते हैं, साइटेशन करना, एक्नॉलेज करना, एक सिलसिला बनाना अपने सोच का, है ना, ये भी पॉपुलर रिसर्च में कैसे ले आना है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से इस चीज़ के साथ जूझता आया हूँ या उसको एक तरह से एड्रेस करता आया हूँ, और क्योंकि मैं पिछले 30-31 साल से एक तरह का इंडिपेंडेंट स्कॉलर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर रहा हूँ, कुछ 2-4 साल कुछ बीच बीच में मैंने जॉब भी किया। तो एक इंडिपेंडेंट या फ्रीलांस रिसर्चर या मीडिया प्रैक्टिशनर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो क्योंकि किसी एक इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, और तो एक तरह से वो एक फॉर्मल उससे बाहर भी है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे अपनी करियर को, कैसे अपने जिंदगी को चलाया जाए। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसमें ये प्रपोजल डालना, रिसर्च प्रपोजल डालना या रिसर्च को करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही एकेडमिक सेटअप में, जैसे आप एमफिल या पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें आपको मालूम है कि आपको एक खास किस्म का एकेडमिक रिगर को फॉलो करना है, उसमें एक तरह का एक तरह का टेम्पलेट बना हुआ है, उसी टेम्पलेट को फॉलो करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, किस तरह से उसको करना है। ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत रिगरस है और वो सबको फॉलो करना है। लेकिन जब हम आर्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या उसमें एक तरह का प्रैक्टिस भी आ जाता है, इट इज नॉट जस्ट रिसर्च, उसमें एक प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च है, यानी उसमें एक प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है कि आपको जाना है। ऑब्वियसली जो एकेडमिक रिसर्चर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी जाते हैं फील्ड में, लेकिन जिस तरह के काम मैंने किए, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने किए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है। और चूंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ तो उसमें कैमरा, वीडियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, और सिर्फ ऐसे ही साउंड रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो टेक्निकल क्वालिटी है उसको भी फॉलो करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो एक बहुत वाइड रेंज है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का जो मुझे फॉलो करना था अपने रिसर्च करने के लिए, अपने प्रपोजल्स लिखने के लिए। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं यही एक्सपीरियंस, यही तजर्बा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करने जाएं, कोई भी, चाहे आप प्रपोजल लिख रहे हो
उसमें आपको एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना है, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। आप किसी भी बात में रिसर्च करेंगे तो आप सिर्फ एक दायरे में रह करके ही नहीं रिसर्च कर सकते, आपको और बहुत सारी चीज़ों को सामने रख करके अपना अपना सब्जेक्ट, अपना जो थीम है उसको सेलेक्ट करना है। और उसमें ये भी देखना है कि सिर्फ ऐसी रिसर्च ना हो जो आपने लिख करके एक थीसिस बनाया और वो एक अलमारी में बंद हो गया या कंप्यूटर में बंद हो गया और उसके आगे उसकी कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं एक आम जिंदगी से, एक प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने अपना करियर जब शुरू किया तो हम जो कुछ भी करते थे, कोई टेलीविजन प्रोग्राम बनाते थे या फिल्म बनाते थे, तो हमारा एंड प्रोडक्ट ये होता था। मैंने जब काम शुरू किया तो मैं दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम बनाता था, जब उस वक्त कोई नए चैनल्स भी नहीं थे। तो हमारा एंड प्रोडक्ट ये होता था कि रिसर्च करके, शूटिंग करके, उसकी एडिटिंग करके, फिर म्यूजिक ये वो सारा डाल करके एक कैसेट में बंद करके और उसको पहुंचाना दूरदर्शन तक, ताकि वो टेलीकास्ट हो पाए, और उसकी एक डेडलाइन होती थी। तो मैंने मेरी जो ट्रेनिंग है वो वहां से शुरू हुई। तो आई नो कि किस तरह से एक रिसर्च या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से, हम लोग उसको बोलते थे कॉन्सेप्ट टू कैसेट, यानी वीडियो कैसेट, कि आपको कॉन्सेप्ट से कैसेट तक सारी चीजें करनी है और अकेले करनी है, कभी कभी दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है। तो वहां से मेरी एक तरह की बहुत रिगरस तरह की ट्रेनिंग हुई। और फिर मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर रहा, तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए सारी चीजें मिलना, एक जगह फंडिंग मिलना बहुत आसान नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा अपने अपने आप को ढाला और थोड़ा सा अपने करियर को मोड़ा थोड़ा एकेडमिक रिसर्च की तरफ। और ख़ास तौर पे जब मैंने इमेजेस, पॉपुलर आर्ट को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, मैंने मेरा करियर एक तरह से मैं समझता हूँ एकेडमिक करियर मेरा बदला, जहाँ मैंने एक दिल्ली में एक सराय करके एक ऑर्गेनाइजेशन CSDS सराय, उनसे मुझे एक फेलोशिप मिला रिलीजियस पोस्टर आर्ट को जमा करने का। तो वहाँ से मैंने एक तरह से एक एकेडमिक टर्न किया। फिर हमने तस्वीर घर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसमें बहुत सारे और स्कॉलर्स ने आकर के चीज़ों को जमा किया। तो उस टोटली प्रैक्टिस बेस्ड फिल्म मेकिंग एंड टेलीविजन प्रोडक्शन से मैं एक तरह से एकेडमिक रिसर्च में आया। तो दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस को मैंने मिला करके अपने करियर में एक तरह से एनरिच किया है। तो वही चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ऐसे प्रपोजल लिख पाऊँ, ऐसे प्रोजेक्ट कर पाऊँ जो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो पाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप प्रपोजल लिखने जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक एकेडमिक थीम या एकेडमिक मेथोडोलॉजी में ही ना हो, बल्कि वो एक लार्जर कॉन्सेप्ट, लार्जर पर्सपेक्टिव को देखते हुए हो। और उसमें बहुत सारे चीजें, मतलब आपको ये देखना है कि जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसके ऑडियंस कौन होगी, वो कौन देखेगा, उसको किस तरह के लोग पसंद करेंगे, और हो सकता है उसका रिस्पांस भी आपको मिले। आजकल तो ऑनलाइन होने की वजह से रिस्पांस भी बहुत आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी होंगी अपने प्रपोजल लिखने में। लोकेश, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि हमारे पास 2 दर्जन के करीब सवाल हैं ऑडियंस से, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको यूसुफ को क्लब करके दूं 3-4 सवाल एक साथ, और उसके बाद ये डिस्कशन, क्योंकि हमारे पास अभी आधे घंटे का समय है, हम डिस्कशन जारी रखेंगे। यूसुफ, पहला सवाल आपसे है और जवाब बिल्कुल इसका छोटा है। क्या अभी भी जो जासूसी नावल हैं, क्या उर्दू में जासूसी नावल का सीरियलाइज्ड जो डाइजेस्ट में आते हैं किस्तवार रुझान था, या सिर्फ स्टैंड अलोन नॉवेल्स पब्लिश किए जाते थे? ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, अभी भी मतलब ये कि अभी ऐसा चल रहा है, ये पूछ रहे हैं? नहीं, ये पूछ रहे हैं कि था क्या सीरियलाइज्ड था क्या? हाँ, डेफिनेटली सीरियलाइज तो था, क्योंकि जासूसी नावलों का है। जासूसी नॉवलों में जो मशहूर जो राइटर्स रहे हैं, इब्ने सफ़ी हैं या और दूसरे राइटर्स थे, तो वो एक तरह का उनका एक कैरेक्टर्स होते थे, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की जो सीरीज होती है जिस तरह से फिल्मों में, इसी तरह से जासूसी नॉवल में जासूसी दुनिया है, उसमें खास कैरेक्टर होते थे जो खास किस्म के जासूस या स्पाइज हैं, या वो उनका काफी हद तक वो चला उनका। और अब आकर के थोड़ा सा
जैसे मैंने कहा कि उर्दू के जो पॉपुलर प्रिंटेड कल्चर है उसमें एक तरह की रिसाइकलिंग हो रही है काफी हद तक। जो पुराने नॉवेल्स हैं उन्हीं को दोबारा छापा जा रहा है दोबारा से, क्योंकि वो तो जो पुराने जो नॉवेल्स छपते थे वो बहुत ही सस्ते किस्म के कागज पे छपते थे, तो अब वो तो रहे नहीं, लेकिन उनके रीडर्स अभी भी बाकी हैं। तो वही पुराने रिसालों को, पुराने नॉवेल्स को दोबारा से कहीं कहीं छापा जा रहा है, और एक तरह से सिक्लूडेड हो गया है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे हैदराबाद है, बॉम्बे है, या दिल्ली की पुरानी दिल्ली है, उन जगहों पे ही ज्यादा ये चलते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो ये भी आप देखें कि उर्दू पढ़ने वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए जिन जगहों पे अभी भी उर्दू स्कूलों में पढ़ाई जाती है वहां पे ये नॉवेल्स पढ़े जा रहे हैं, और पुराने नॉवेल्स काफी निकल रहे हैं अभी। अच्छा, दूसरा सवाल है क्विकली, किसी ने पूछा है कि आपने कहा कि 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के आखिर तक उर्दू जो थी वो काफी पॉपुलर लैंग्वेज थी, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज थी। उसके बाद क्या वजह रही कि ये धीरे धीरे जो है एक तबके तक, एक कम्युनिटी तक महदूद हो गई? ये धीरे धीरे हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से 19वीं सदी या अर्ली 20th सेंचुरी के बाद हुआ हो। काफी हद तक देखिए, एक तो चीज ये भी है कि हमें जो कुछ भी लिटरेचर मिलता है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, गायब हो गई, हमें मालूम ही नहीं कि क्या क्या छप रहा था उस वक्त। कुछ कुछ लाइब्रेरियों में मिलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पॉपुलर लिटरेचर, जिसको हम पल्प लिटरेचर भी कहते हैं, वो वाकई लिटरली पल्प था, यानी वो बहुत ही सस्ते किस्म के कागज पे छपता था, और कहीं कहीं लाइब्रेरियों में वो मिलता है, लेकिन ज्यादातर वो खत्म हो गया। तो हमें पता नहीं कि कितना क्या क्या चीजें थी। बहुत ही कुछ चीजें हैं जो अभी भी लाइब्रेरियों में या लोगों के पर्सनल कलेक्शंस में हमें मिलती हैं, तो वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1950s तक, काफी हद तक 1960s तक था। और मैं ये भी आपको बता दूं कि पार्टीशन होने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डाक का सिलसिला और एक्सचेंज का सिलसिला चलता रहा। जो रिसाले दिल्ली में और बम्बई में या लखनऊ में छपते थे वो लाहौर में मिलते थे या दूसरी जगहों पे, इसी तरह से जो लाहौर में छपते थे वो इधर भी आते थे। यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा कि कई रिसालों में लिखा होता है कि ये इस रिसाले की कीमत दिल्ली में ये है और लाहौर में ये है। ये 1947 के बाद तो ये चलता रहा है, ये मेरे ख्याल से 1965 तक चलता रहा, क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है और दिल्ली में छपे हुए अखबार में लाहौर के किसी रीडर का लेटर छपता है एंड वाइस वर्सा, इस तरह की चीजें काफी चल रही थी और काफी हद तक। तो इसलिए जो तस्वीरें हैं या जो प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात हैं, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो दिल्ली में बिक रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि अगर लाहौर के कोई बिजनेसमैन इसको लाहौर में बेचना चाहें तो हम उनको यहाँ से बेच सकते हैं। यानी नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली द प्रिंटेड लिटरेचर, बट ऑल्सो प्रोडक्ट्स, चीजें भी जा रही हैं इधर से उधर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 1965 के आसपास तक ये चल रहा था। हाँ, तो दो सवालों को और मैं जोड़ रहा हूँ एक दूसरे से, तीन अगर सवाल। आप चाहें तो लोगों के नाम भी बता दें, कौन लोग सवाल। हाँ, अमिता देसाई पूछ रही हैं कि किस तरह से कौन से मतलब आपका टाइमलाइन क्या है कवाली का, जो आप कवाली को स्टडी कर रहे हैं, कब से कहाँ तक। और उसी के साथ एक और सवाल जो जुड़ रहा है वो है कि क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है। मैं उनका ये यूसुफ भाई प्रेजेंट, तो आप ये बताएं कि कॉम्पोजिशंस बिसाइड्स मुंबई हिंदी सिनेमा का जो है उसके बारे में। पहले तो ये टाइमलाइन, ये मोहन सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि मुंबई सिनेमा को छोड़कर कोई किसी और कवाली, किसी और सिनेमा का या किसी और चीज के जिससे कवाली जुड़ी हो आप देख रहे हैं। ये टाइमलाइन जो है सिनेमा कवाली या पॉपुलर कवाली का, ये है कि एक्चुअली सच पूछें तो मैं इसको शुरू करता हूँ 1950s से और मैं ख़त्म करना चाहता हूँ 1990s पे। वैसे तो 1990s के बाद भी कवालियाँ और सूफी म्यूजिक सिनेमा में आ ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस पीरियड में ही इतना ज़्यादा मटीरियल है कि मैं उसी को अगर एनालाइज करूँ तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मेरा एक ये मानना है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो कव्वाली आई, उसने कव्वाली के पूरे ट्रेंड को बदल दिया, और उनके बाद जो लोगों ने कव्वाली सुनी है
उनको लगता है कि बस कव्वाली वहीं से शुरू होती है और उससे पहले कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपने लिटरेचर, अपने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कि बहुत रिच कल्चर था कव्वाली का, सिर्फ सिनेमा में ही नहीं बल्कि गाँव-गाँव में कव्वाली के कॉन्सर्ट्स होते थे। और वो कौन-कौन से कव्वाल थे, जो मशहूर कव्वाल थे, इस्माइल आज़ाद हैं, जानी बाबू हैं, या इस तरह के जो कव्वाल हैं, शकीला बानो भोपाली हैं, जिन्होंने सिनेमा में तो गाया ही, लेकिन सिनेमा के अलावा उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। पूरे इंडिया में जगह-जगह वो जाते थे। तो उन पे बहुत कम काम हुआ है। वैसे भी कव्वाली पे जो काम हुआ है वो बहुत ही एकेडमिक किस्म का, जो रेगुलर बुरखात कुरैशी ने किया है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम काम हुआ है। तो मैं उस पॉपुलर कल्चर को भी निकाल के लाना चाहता हूँ, जो है तो सिनेमा से रिलेटेड, लेकिन वो सिनेमा के बाहर भी है और गाँव-गाँव में उनको उनकी एक। और दूसरी चीज़ ये कि कैसेट, ऑडियो कैसेट आने से पहले जो रिकॉर्ड्स थे, एलपी रिकॉर्ड्स, उनमें किस तरह की चीज़ें छप रही थी, कौन से थीम्स थे। सिर्फ कव्वाली ही नहीं थी बल्कि स्पोकन वर्ड्स, जो डिवोशनल इस्लामिक स्पोकन वर्ड्स, उनके भी एलपी रिकॉर्ड्स आ रहे थे। ये बहुत बड़ा हो सकता है, मैं इसको जाहिर है कि मुझे लिमिटेड करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी मैं सिर्फ सिनेमा पे ही वो करूं, लेकिन आगे चल के कोई और अगर चाहे तो इस पे और रिसर्च भी कर सकता है। हाँ, मैं 2 सवाल और जोड़ूंगा और उसके बाद हम लोकेश भाई के पास चलते हैं, जो आपसे जी। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ये आदित्य निगम हैं, जिन्होंने 2 सवाल पूछे हैं और मैं उनको क्लब कर रहा हूँ। एक तो ये कि जो उर्दू लैंग्वेज जो है, ये कब से उर्दू मोहल्ला बनना शुरू हो गई, कब से एग्जाल्टेड लैंग्वेज शुरू हो गई? क्या अकबर इलाहाबादी की जो शायरी है, उसको गली की शायरी या जो आपने कहा पनवारी की शायरी नहीं समझा जाता था? और इसको आप क्या 19वीं सदी की जो पर्शियनाइज्ड, जो फारसी का बहुत ज्यादा आया, हिंदी में हमने देखा, संस्कृत का आया, क्या पर्शियनाइज्ड उर्दू को इस बात का हम थोड़ा सा कसूरवार ठहरा सकते हैं कि उस बात से भी उर्दू जो है एक अलग ही पटरी पे चली गई? सच बात यह है कि मैं उर्दू लिटरेचर का स्टूडेंट या स्कॉलर नहीं हूँ। बचपन से ऐसे ही पढ़ता आया हूँ उर्दू, तो इसलिए मैं उर्दू मोहल्ला के ऊपर कोई भी बात कहना थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू लिटरेचर की हिस्ट्री की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ऑब्वियसली। लेकिन मैं समझ, ये तो है कि उर्दू मोहल्ला तो उसका ताल्लुक पर्शियन से है। मुशायरे पहले भी होते थे, मुग़ल ज़माने में भी होते थे, और ज़्यादातर ऐसे शायर हैं, गालिब हों या मीर हों या कोई भी, बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो 17th 18th 19th सेंचुरी में, जिन्होंने एक तरफ पर्शियन में शायरी लिखी और साथ साथ उन्होंने उर्दू में, या जिसको उस वक्त हिंदी या हिंदवी या जो भी आप कहें, उसमें भी लिखी। ये बात तो इनफैक्ट मिर्जा अमीर खुसरो से शुरू होती है कि वो एक तरफ फारसी की शायरी लिख रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने हिंदवी में भी शायरी लिखी। तो बहुत से ऐसे शायर हैं जिन्होंने दोनों चीज़ों को करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको लगा कि एक तरफ उनकी ऑडियंस जो है वो बहुत ही क्लासिकल किस्म की, मोहल्ला किस्म की ऑडियंस है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ज़बान है जिसमें उनका दिल, अपने दिल की बात शायद वो कह सकते हैं हिंदवी या हिंदी जैसी ज़बान में, तो उन्होंने वो उर्दू में शायरी की है। तो ये आज की बात नहीं है कि ये मोहल्ला और मोहल्ला, ये सिर्फ आज ही नहीं है, ये बल्कि हमेशा से चला आ रहा है कि उर्दू एक तरफ एक क्लासिकल ज़बान रही है और दूसरी तरफ लोगों की, आम लोगों की ज़बान रही है। और उसी को जब आज हम 20th सेंचुरी में आते हैं, जब मास प्रोडक्शन का टाइम आता है, चाहे वो लाउड स्पीकर के ज़रिए हो, प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए हो, सिनेमा के ज़रिए हो, रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए हो, एलपी रिकॉर्ड्स के ज़रिए हो, तो वो फिर एक मास प्रोडक्शन के डोमेन में आ जाती है, और फिर वो एक तरह से पॉपुलर उन सारे चीज़ों में चलती है। तो ये दोनों चीज़ें, मोहल्ला और मोहल्ला, दोनों चीज़ें एक साथ चली हैं, मैं समझता हूँ। जी, लोकेश, आप शुरू करें। शुक्रिया यूसुफ, इस एक्चुअली मैं कहूँगा बड़े मज़ेदार प्रेजेंटेशन का। क्योंकि हम अदरवाइज जब हम सुनते हैं एक रिसर्च पेपर, तो हम बड़े से कान लगा के सुनते हैं कि कोई शब्द ना हमसे रह जाए या कुछ चीज़ें ना भारी चीज़ें। पर ये बड़ा एक पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन है, और देखने में बड़ा मजा आ रहा है, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, और बहुत सारी चीजें याद आ रही है जब हम आपको सुन रहे हैं। तो
तो मैं ये जानना चाह रहा था यूसुफ, जो अन्नपूर्णा के ही इस सवाल को मैं कहीं थोड़ा सा और आगे में ले जाना चाहूंगा, जो कि मेथड से जुड़ा हुआ है, आपके रिसर्च मेथड से जुड़ा हुआ है। कि जैसे कि मैं समझता हूँ कि आपने जो हमें अपने जो जर्नी बताई आपकी खुद की, जो पॉपुलर विजुअल कल्चर के रिसर्च की, जो आप इतने बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतने सालों में आपने बहुत जगहों से बहुत सारा मटेरियल ढूंढा होगा, जमा किया होगा और कई जगहों पे रखा होगा या डिजिटाइज किया होगा। तो मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ, खास तौर से इन तीन जो जो आईएफए के साथ आपने जो तीन हमें जो प्रपोजल राइटिंग प्रपोजल दिखाए, कि इनको करते टाइम आप क्योंकि आप पॉपुलर विजुअल कल्चर को इतना नजदीकी से देख और परख रहे थे, तो जाहिर है कि आपके रिसर्च के मेथड भी एकेडमिक शायद ना हो, कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं इन एक्सपीरियंसेस से आ रहे थे। तो क्या आप कोई कुछ इस तरीके के मेथड्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेथड जो कि आपने इस्तेमाल किए हो इन मटेरियल्स को गैदर करने के लिए, या गैदर करने के बाद उनसे रिलेटेड जानकारियां पता करने के लिए। मैं एक छोटा सा उसमें एक सवाल और भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जितना कि समझ में आता है जिस तरीके के मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली कई जगहों पर जाना पड़ता होगा, इसमें शायद कई शहरों और कस्बों में भी जाना पड़ता होगा। और उर्दू की जब हम बात करें तो वो तो पूरे देश में ही इस हर जगह फैला हुआ है ये कल्चर, विजुअल कल्चर। तो आपने कैसे तय किया खासतौर से इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि किन शहरों में मैं जाऊंगा और किन शहरों में या कस्बों में मैं अभी फिलहाल ना जाके कुछ दूसरे मेथड अपना के वहां की सामग्री शायद मैं अपने रिसर्च में लेके आऊंगा? तो थोड़ा सा अगर आप इस बारे में हमें कुछ बता सकें, इन दो सवालों के बारे में। शुक्रिया। सॉरी, हाँ, मैं एक्चुअली तनवीर, अगर आप कुछ इसमें थोड़ा ऐड करना चाहें, क्योंकि मैं थोड़ा सा 2 मिनट के बाद इसमें मैं इसका जवाब दूंगा, अगर आप इसको थोड़ा सा लेना चाहें, इसको कंटिन्यू करें। जी, मैं तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ अपने दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि यूसुफ चूंकि 2 मिनट तक ऑफ इंटरनेट से गए हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके कनेक्शन का। यूसुफ ने जो पहला हमारे साथ प्रोजेक्ट किया था वो 2011-12 में था, और उसके बाद उन्होंने 2016-17 में दोबारा हमसे राब्ता कायम किया, और उसके बाद 2019-20 में फिर से उनके ये तीनों प्रोजेक्ट्स। तो तीनों प्रोजेक्ट्स की जो थी, इन्होंने आपको बताया कि बुनियादी जो इनका मकसद था कि वो उर्दू के पॉपुलर कल्चर को, उसका एवोल्यूशन और हिस्ट्री बतानी थी, किस तरह से उर्दू का पॉपुलर कल्चर जो है आज तक जो जहाँ से शुरू हुआ, वो आज तक किस तरह इस मकाम तक पहुंचा है। तो पहला प्रोजेक्ट जो तस्वीरों पे आधारित था, जो उर्दू मैगजीन्स में, जैसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे आए हैं उनको लेकर भी, कि उर्दू मैगजीन्स जो 19th सेंचुरी की थी या 20th सेंचुरीज की थी, क्या वो कंटिन्यू हो रही हैं अभी? क्या उनमें जासूसी नावलों का जिक्र था? जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं इस सवाल से इसलिए जोड़ूंगा लोकेश, क्योंकि इसमें बाद में यूसुफ साहब जब आएंगे तो वो उसमें अपना जो है ऐड करेंगे। एक खास बात थी उर्दू पॉपुलर लिटरेचर की, जो इन्होंने तस्वीरें भी दिखाई आपको डाइजेस्ट की, मैगजीन्स की। उसमें एक खास बात यही रहती थी कि हर एक नॉवल जो रहता था, चाहे वो सीरियलाइज्ड हो, किस्तों में हो, चाहे वो पूरा नॉवल हो, उसमें बराबर शुरू में एक तरह से एक सनसनीखेज या उस नॉवल का जो प्लॉट था, उस पे आधारित एक इलस्ट्रेशन रहती थी, जो आपको एक स्नैपशॉट देती थी कि चाहे ये नॉवल जासूसी है, या ये कोई मर्डर मिस्ट्री है, या ये साइंस फिक्शन है। तो इस तरह का जो लेवल ऑफ जो आर्टिस्टिक एंगेजमेंट था उर्दू डाइजेस्ट का, वो सिर्फ लिटरेचर तक ही सीमित नहीं था। ये एक ऑलमोस्ट अमालगम था बहुत सारी चीजों का, कि इलस्ट्रेशन जुड़ रही हैं, प्रेस वाले जुड़ रहे हैं, बाकी सब चीजें जुड़ रही हैं। और इसके बाद जब इन्होंने हमें इसके लिए लिखा कि ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं हम उर्दू पॉपुलर कल्चर को लेकर, तो उसमें जो बेसिक सवाल जो मैंने दोहराया इनका, वो यही था कि ये उर्दू पॉपुलर कल्चर जो था वो 47 से पहले में, इसमें क्या रुझान थे, किस तरह के एस्थेटिक्स, किस तरह के इलस्ट्रेशंस, किस तरह के थीम्स, किस तरह के सब्जेक्ट्स पे ये आधारित रहता था। और उसके बाद ये पॉपुलैरिटी जो थी, खासकर इन्होंने जो जिक्र किया 65 के बाद। तो ये क्वेश्चंस को सबसे पहले
मतलब इसका प्रेमिस था, इसका ये देखना था कि बैकग्राउंड क्या है, ये किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस तरह से उर्दू को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल जिसे कहेंगे कि ब्लास्फेमस अप्रोच था कि आप उर्दू जो अपने आप में तहजीब और तमद्दुन और शीनकाफ के जो इसके नुक्ते हैं उनमें उनमें फंसी पड़ी थी, तो उस तरह से आप एक ऐसी चीज ला रहे हैं उससे निकाल के जो बिल्कुल अनदेखी है या जिसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया, तो उसको कैसे आप सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे। मतलब ये एक तरह से ये लीप ऑफ फेथ जो है आउटसाइड जो उर्दू है, आप गली मोहल्ले, फिल्मी संगीत, कवाली वगैरह इन सबको एक साथ ला रहे हैं और यहाँ पे आप तस्वीरें ला रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप एक हिस्ट्री चार्ट आउट करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड सबसे पहले जरूरी था उसका। दूसरी बात ये थी कि आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं। आपके पास ज़ख़ीरा है पूरे, आपने 2000 इमेजेस कलेक्ट कर लिए, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच क्या है आपका? और एनालिटिकल अप्रोच के बाद आपकी मेथोडोलॉजी जो है, मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को जानना क्या आप क्या कर रहे हैं। तस्वीरें आपने ले ली, लेकिन अब तस्वीरों को स्टडी कैसे करेंगे, इनमें क्या दिखता है, ये क्या दर्शाती हैं उस समाज के, उस जमाने के, उस हिस्ट्री के, सोशो पॉलिटिकल, सोशल कल्चरल, और उसके बाद जो बाकी सारी चीजें हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जो इसका इन्वेस्टमेंट है, आर्टिस्टिक इन्वेस्टमेंट है, जो इसके पीछे कंसेप्चुअलाइजेशन है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं। तो ये प्रपोजल में मैं इनकी इलस्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये काम हो चुके हैं और हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद इसका जो आउटकम है, मतलब ये पॉपुलर है, सो हाउ इज इट गोइंग टू गो बैक टू द पब्लिक। आप इसको जमा करके कहीं पे रख दें तो ये जखीरा वैसे का वैसा ही रह जाए। तो इसका आउटकम जो बेसिक है कि बैकग्राउंड आपका क्या, जो बैकग्राउंड सर्वे है कि क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या खुद का एंट्री पॉइंट क्या है सब्जेक्ट में, आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं, और उसका लास्ट में जो नतीजा है वो क्या होगा। तो ये तीनों चारों चीजें जो है वो एक दूसरे के संपर्क में होनी चाहिए। ये नहीं कि बैकग्राउंड कुछ और कह रहा हो, सवाल कुछ और पूछे जा रहे हो, उनका जो मेथड है, प्रक्रिया जो आपकी कार्यप्रणाली है वो कुछ और बता रही हो और आउटकम कहीं और जा रहा। तो ये लगना चाहिए कि एक ही जो दीवार की तरह, ये जिसमें ईंटें पिरोई गई हैं, कि एक ही दीवार की हैं और ये एक सिमेट्री में जा रही हैं। यूसुफ आप आ गए, आप जी। तो लोकेश ने जो सवाल पूछा रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसमें क्या मैंने किस तरह से करने की कोशिश की है, वो उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। दिलचस्प बात ये है, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है या इस तरह की जो रिसर्च है कि आप कुछ ऐसे एफिमेरा या कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश करें और उनको जमा करें जो नॉर्मली जो हिस्टोरियंस हैं या लिटरेरी लोग हैं, जो लिटरेचर के लोग हैं, जो उसको इग्नोर कर देते हैं, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूँ कि उन ऑब्जेक्ट्स से, उन चीज़ों से भी हिस्ट्री लिखी जा सकती है, तारीख लिखी जा सकती है। और ये मैंने माना कि जब मैंने देखा उन चीज़ों को, पुराने रिसालों को, पुरानी इश्तिहारात को, तस्वीरों को जो कि इन रिसालों में छपी हैं या किताबों में छपी हैं, मेरे नज़दीक वो एक तरह का आर्कियोलॉजिकल मटेरियल था जो भी मुझे मिलता था। और उसमें इतना दिलचस्प, इतनी मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप कोई एक इश्तिहार या कोई एक ऐड, उर्दू का एक ऐड देखते हैं, उसमें आप देखें कि तस्वीर क्या बनी हुई है, उसमें कॉपी जो जो टेक्स्ट लिखा है वो क्या है, टाइटल क्या है, प्रोडक्ट को कैसे प्लेस किया गया है, और किस उनका ऑडियंस क्या है, उनका रीडर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एक इमेजिन करने पर मजबूर करती है कि वो वक्त कैसा रहा होगा, किस तरह के लोग उसको देखते होंगे। मैं समझता हूँ कि आज के जो स्कॉलर्स हैं या आज के जो किसी भी सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपको ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना पड़ेगा कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे आप पढ़ते हैं, उसको कैसे स्टडी करते हैं, उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में कि वो उस वक्त कैसा था। तो ये उससे नए-नए सवाल उभरते हैं, नई चीज़ें आती हैं और फिर आप उनको सिर्फ़ अकेले ही नहीं देखेंगे बल्कि और दूसरी चीज़ों के साथ भी देखेंगे कि दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करके दूसरे ज़बानों की जो लिटरेचर है उसको साथ भी कंपेयर कर सकते हैं।
तो एक तरह का हिस्ट्री राइटिंग, एक तरह का आर्कियोलॉजी है ये भी एक किस्म की, प्रिंटेड मटेरियल को देखना। और ये मैंने सिर्फ उर्दू के साथ ही नहीं बल्कि और दूसरी चीज़ों के साथ भी, जैसे मैंने बताया कि तस्वीर घर जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम साउथ एशियन विजुअल पॉपुलर कल्चर को देखते हैं, इसमें हर तरह के आर्ट, सिनेमा पोस्टर्स हैं, एडवर्टिजमेंट्स हैं, कैलेंडर आर्ट है, ग्राफिटी है जो सड़कों पे, या प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग है, उन पैकेजिंग में क्या लिखा हुआ है, किस तरह की चीज़ें छपी हैं, रंग कौन से इस्तेमाल हुए हैं, कौन से प्रिंटिंग प्रेसेस से छप रही हैं, कौन सी जगह है। जैसे कि हमने एक साउथ इंडिया में एक सेंटर है, शिवकाशी, एक शहर, छोटा सा कस्बा है जहाँ से जो समझते हैं कि एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस का एक कैपिटल था वो एक ज़माने में, अभी भी है। तो वहाँ की क्या एस्थेटिक्स थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप के कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, और वो सारा जो आर्ट है उसको एक बाजार आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने सामने रखते हैं और स्टडी करते हैं, और एक दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें सिर्फ ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना है, आपको जाकर के ढूंढना है इन चीज़ों को, लेकिन अब ये बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे किसी से कि अगर आज का स्टूडेंट, आज का रिसर्चर चाहे कि ऑनलाइन जाके देखे, तो बहुत सारे ऑनलाइन आर्काइव्स बन गए हैं। कुछ बड़े बड़े जो म्यूजियम्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, उन्होंने तो अपना मटेरियल निकाला ही है ऑनलाइन, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कलेक्शंस हैं लोगों के, प्राइवेट कलेक्शंस हैं जो कि अब ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया इमर्ज कर रहा है विजुअल आर्ट्स का, या विजुअल स्टडीज का, या विजुअल हिस्ट्री एक तरह की। हम कैसे हिस्ट्री लिखें विजुअल्स को देखते हुए, प्रिंटेड एफिमेरा को देखते हुए, जो अभी तक शायद हिस्टोरियंस ने या लिटरेचर के लोगों ने उसको इग्नोर किया है, मैं समझता हूँ। यूसुफ, थोड़े से हम सवाल ले लें ऑडियंस से। जी 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 बिल्कुल। अर्जुन घोष पूछ रहे हैं कि क्या कोई यहाँ पे मिसाल है जो कैलीग्राफी से जुड़ी हुई है पॉपुलर में। मैं अपनी ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि सवाल थोड़े वो शॉर्ट रखें। यूसुफ, कैलीग्राफी का है, और दूसरी चीज है कि डिफरेंस बिटवीन उर्दू स्पोकन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और तीसरा सवाल, ये जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है ठीक है। कि मोर ऑफ दीज एग्जांपल्स आर फ्रॉम, कि आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो पुराने प्रिंटेड आइटम्स से हैं। क्या आप अभी के जो हाल में प्रिंटेड पब्लिशिंग मटेरियल जो अवेलेबल है उसको भी इनसे जोड़ना चाह रहे हैं? ये उमर अंजुम और दीपक भटनागर और अर्जुन घोष के मैंने सवाल जी जी जोड़ जी, मेरे ख्याल से उमर अंजुम शायद लाहौर से हैं, बहुत दिलचस्प है। जी, तो कैलीग्राफी का जहाँ तक सवाल है, अब देखिए मैं अगेन वही बात करूंगा कि क्लासिकल कैलीग्राफी की तरफ मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी जब से कंप्यूटराइज्ड पेज मेकिंग और ये सब आ गया उर्दू में, उससे पहले तो जाहिर है कि पूरे के पूरे अखबार, पूरे के पूरे रिसाले जो हैं वो किताबत से यानी हैंड रिटन ही होते थे, और जो एडवर्टिजमेंट्स भी बनते थे वो भी हैंड रिटन होते थे, हाथ से ही बनाए जाते थे, और उसमें ऑब्वियसली कैलीग्राफी का इस्तेमाल है, और कहीं कहीं बहुत क्रिएटिव तरीके से भी है। काफ़ी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत खूबसूरत मिसालें उसमें मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे अब ये कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ तो कैलीग्राफी कम हो गई है और कंप्यूटर से ही ज़्यादातर चीज़ें होने लगी हैं। लेकिन कैलीग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म बहुत से रिसालों में वो भी मिलता है। एक चीज़ जो बहुत दिलचस्प पुराने रिसालों में, पुराने मैगजीन्स में मिलती है, वो ये कि कोई एक फोटोग्राफ या कोई एक तस्वीर, कोई खूबसूरत सी तस्वीर, जैसे कोई नेचुरल सीनरी या किसी खूबसूरत औरत की तस्वीर या किसी फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर होती है, और उसके नीचे एक शेर लिखा होता है, या कोई कॉन्टेस्ट होता है कि आप इस पे कोई शेर भेजिए, और वो शेर फिर अगले बार में छपता है वो तस्वीर के साथ। तो इस तरह के बहुत सारे मैगजीन्स में कंपटीशन होते आए हैं जिसमें कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल हुआ है। जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान के ज़बान का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई उर्दू ज़बान में कोई फ़र्क है। हो सकता है कि कुछ इंडिया में छपने वाले कुछ इश्तिहारों में या कुछ चीज़ों में हिंदी के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर
लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो दोनों जगह अपने प्रोडक्ट्स बेचती रहीं, जैसे लक्स साबुन है, दोनों जगह आपको इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी लक्स के एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिल जाएंगे उर्दू में। डालडा घी या डालडा जो वेजिटेबल ऑयल है उसके एडवर्टाइजमेंट्स आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे और इंडिया में भी मिलेंगे। इसी तरह के बाटा जूते हैं या और दूसरे जो कंपनियां हैं जो दोनों तरफ अभी भी चलती हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स आपको दोनों जगह मिलेंगे। और ऐसा भी है कि बहुत से सिनेमा के जो फिल्मों के एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो काफ़ी 1960-65 तक दोनों जगह उनकी इश्तिहार आते थे। तीसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। जी जी, तीसरा सवाल जो था वो पैन इंडिया से मुतलिक था कि उर्दू कहाँ कहाँ पे बोली जाती है इंडिया में, क्या इसकी रीच क्या है, पैन इंडियन रीच? देखिए उसकी रीच जैसा मैंने कहा कि कम होती जा रही है काफ़ी हद तक। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो जैसा मैंने कहा, वैसे तो उसको उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं जो उर्दू अभी भी पढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे जो पार्टीशन के बाद पंजाब साइड से या पाकिस्तान साइड से जो हिंदू लोग इंडिया में आए और यहाँ रहे, उनका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो उर्दू था। उन्होंने काफ़ी उनमें से लोग ऐसे हैं जो देवनागरी या हिंदी नहीं पढ़ सकते। तो दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ऐसे अखबार और रिसाले ख़ास तौर पर उनकी ज़रूरतों के लिए छपते रहे, आज भी छप रहे हैं। मिलाप और इस तरह के अखबार हैं जो अभी भी छपते हैं, और उनकी रीच काफ़ी बड़ी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पब्लिकेशन होता था जो एक तरह का रिलीजियस एल्युमनैक किस्म का था, जिसको जंतरी कहते हैं। जंतरी एक ऐसा पब्लिकेशन था जो हिंदू मुसलमान सब लोग इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी के चीज़ें होती थी, और कोई कोई नेक काम करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है वो निकाला, और अलग अलग लोगों की सूफियों की और संतों की जो जयंती हैं और उर्स हैं और इनके डेट्स और ये सारी चीज़ें बहुत सारे होते थे। वो रिसाला उर्दू में ही छपता था, जंतरी, और वो बहुत से हिंदू पब्लिशर्स हैं जो आज भी छापते हैं, दिल्ली में हैं, जो लाहौर से जिनके एंसेस्टर्स आए थे वो आज भी छापते हैं। और उस रिसाले के बैक साइड पे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक नेटवर्क, वो बताते हैं कि ये रिसाला कहाँ कहाँ मिलता है, ये जंतरी। तो आपको हैरत होगी ये जानकर के 1980s 90s तक के जो मैंने वो जंतरी खरीदे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में हो रही है। यहाँ तक कि चेन्नई में भी आपको वो उर्दू का रिसाला जंतरी मिल जाएगा, बंगाल में मिल जाएगा, आसाम में मिल जाएगा, हर जगह। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काफ़ी चीज़ें जो वो जनरेशन अगर अभी तक वो लोग हैं, अभी तक जिंदा हैं, तो वो उर्दू के इस तरह के जो पब्लिकेशंस हैं वो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनको अभी भी। अच्छा, उर्दू के कहना चाह हाँ रही तनवीर, जी 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 अनुपम प्रश्न जी को, ये सवाल को हाँ थोड़ा सा और उनके जवाब को थोड़ा ऐड करना चाह रही हूँ, जोड़ना चाह जी रही जी हूँ बिल्कुल। कि ये उर्दू की जो बात है, ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ उर्दू में ही होती है। उर्दू का कल्चर बहुत अनेक भाषाओं में आ गई है। जैसे हम तेलुगु सिनेमा में जो भी सब्जेक्ट लाइक अनारकली है, उसमें तेलुगु कव्वाल होते हैं, और तेलुगु कव्वाली गाने जैसे आपने दिखाया था, वो बरसात की रात का एक जो क्लिप आपने दिखाया था, वैसे ही स्टेज किया जाता था। और मेरे को लगता है कि ये एक चीज़ है, जैसे लोकेश ने प्रश्न पूछा था मेथोडोलॉजी में। अगर आप मेथोडोलॉजी को लेके सोचना चाहते हैं क्वेश्चन कि इज माय मेरा सवाल जो रिसर्च का सवाल है, वो मैं उर्दू के सामने रखना चाह रही हूँ, उर्दू के साथ जोड़ना चाह रही हूँ। क्या मैं मेरे प्रोजेक्ट को दूसरे भाषाओं से, दूसरे फिल्मों से भी जो दूसरे भाषा में बनाते हैं, दूसरे लोकेशन में बनाते हैं बॉम्बे के अलावा, उससे भी जोड़ सकते हैं क्या? सो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और जो पॉलिटिक्स होता है, जो मेथोडोलॉजी होता है प्रोजेक्ट का, वो भी बदलता है। थैंक यू सो मच। हाँ यूसुफ, मैं इसी दो तीन सवाल हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो अन्नपूर्णा ने सवाल किया। एक तो हिस्टोरिकल है कि हिस्टोरिकल जो उर्दू का जो आना, जो उर्दू की आमद हुई, उर्दू की शुरुआत, किसी ने पूछा है जो अफीफा बानो हैं
जिन्होंने कहा है कि ये जो उर्दू है, क्या 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 कोई उर्दू का नया इतिहास लिख सकता है? और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि उर्दू के जो पोएट्स हैं, उर्दू के जो शायर हैं, कवि हैं, उनको हमेशा एक बंद सांचे में देखा जाता है, एक नजरिए से देखा जाता है। क्या उनको वीज़ा-वी हम वर्ल्ड लिटरेचर देख सकते हैं? इंग्लिश का लिटरेचर है, हिंदी का लिटरेचर है, फ्रांसीसी लिटरेचर है वगैरह। ये सवाल पूछा है अजिंक्य शिनावा ने। और अभिनव मिश्रा बताते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ उर्दू कल्चर, चाहे मूवी सॉन्ग्स हो, फिक्शन हो, तो लोग हमेशा जो अपर क्लास है उनकी बात उर्दू में आती है। जो उर्दू का जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो हमेशा अपर और एलीट क्लासेस की लैंग्वेज मानी जाती है। आपका इस बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? जो क्लासिकल और जमींदारी जो है, एलीट ने कैसे इसको, जो पॉपुलर कल्ट है, उसको मार्जिनलाइज करने में क्या रोल अदा किया? मैं एक दो चीज़ें इसमें से लेना चाहूँगा। जैसे एक तो ये कि ग्लोबल लिटरेचर के साथ उर्दू का क्या उर्दू लिटरेचर जो आज का है वो एक बड़े इंटरनेशनल जो दूसरी ज़बानों का लिटरेचर है उसके साथ जोड़ा जा सकता है या कंपेयर किया जा सकता है। डेफिनेटली किया जा सकता है। बहुत सारे शायर भी रहे हैं और बहुत सारे प्रोज राइटर्स भी हैं उर्दू के जो काफ़ी मशहूर हैं। उनका ट्रांसलेशन हुआ है और आज भी हो रहा है। हमारे बहुत सारे जो पहले के हैं और आज के भी हैं, बहुत सारे जिनका ट्रांसलेशन हुआ है और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग लिटरेचर भी लिखा गया है उर्दू में। तो डेफिनेटली इट कैन बी कंपेयर्ड एंड उसको देख सकते हैं। अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं इस लिटरेचर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। जहाँ तक ये क्लास की बात है कि क्लास या कास्ट उर्दू में, अगेन इसमें भी ये तो सही है कि जो क्लासिकल उर्दू है, जो मेयारी उर्दू है, मेयारी जिसको कहा जाता है, उसमें नवाबी और शहनशाही और जो ज़मींदारी थीम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन कहीं कहीं क्लास और कास्ट की भी बातें आई हैं। कुछ ऐसे अफसाने भी मैंने पढ़े हैं जिनमें इस तरह की चीज़ों पे बात आई है। देखिए, एक चीज़ जो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी उर्दू में, ख़ास तौर पे लेट 19th सेंचुरी यानी 1857 में जो जिसको कहते हैं गदर के बाद जो लिटरेचर लिखा गया, उसमें एक तरह का जिसे कहते हैं लॉस, यानी एक नुकसान दिखा, एक तरह का जैसे कि कुछ लॉस हो गया है, जैसे कि हमने कुछ खो दिया है। ये थीम बहुत ज्यादा आता है। उनको लगता है कि जैसे हमारा बहुत बड़ा इतिहास था, हमारे मुगल बादशाह थे और इतना जबरदस्त काम होता था, ताजमहल बनाया और ये किया और वो किया, बड़े बड़े शायर थे, और वो 1857 में वो खत्म हो गया। अंग्रेजों ने उसको तोड़ दिया, उस पूरे स्ट्रक्चर को। तो वो जो लॉस वाला जो थीम है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको उस लिटरेचर में मिलेगा। शायरी में भी बहुत ज़्यादा गम और अफसोस और दुख, और एक तरह से उस दुख और अफसोस को सेलिब्रेट करना, ये भी बहुत ज़्यादा गज़ल में फॉलो किया गया है। वो अभी तक काफ़ी हद तक चल रहा है, लेकिन अब आकर के बहुत सारे लोगों ने नई नई चीज़ें उसमें लिखनी शुरू की हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर की अगर हम बात करें, औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू और उन सब चीज़ों पे भी बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे कि बहुत से कुछ ऐसे भी लोग, ऐसे भी शायर और शायरा हैं जिन्होंने ये कहा कि जो गज़ल की जो पूरी स्ट्रक्चर है, जो गज़ल का पूरा फॉर्मेट है, वो खुद बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक और बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है, एंड वी नीड टू ब्रेक दैट। और बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने शायरी लिखी, न सिर्फ शायरी लिखी बल्कि उसको ब्रेक करने की कोशिश की। जैसे कि आप फहमीदा रियाज हैं, या और दूसरे पाकिस्तान में बहुत सी शायरा हैं जिन्होंने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की है। किश्वर नाहिद हैं। तो चेंज आ रहा है। कास्ट और क्लास में थोड़ा सा कम काम हुआ है, लेकिन कुछ कुछ अफसाने लिखे गए हैं, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन शायद इसको ब्रेक करने की कोशिश की। आज के खुद अभी के बहुत से ऐसे नए नए जो इस नई जनरेशन के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत दिलचस्प, बहुत पाथ ब्रेकिंग
किस्म की शायरी भी कर रहे हैं। मुझे अभी इस वक्त नाम सबके जहन में नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें एक सिंपोजियम कभी करना चाहिए कि जी उर्दू डायरेक्शन में जी जाए। जी हमारे पास 9 सवाल हैं जिसमें और प्रपोजल डेवलपमेंट को लेकर भी हैं आई और थिंक हाँ, तो मैं इनको एक दो छोटे छोटे सवाल और आपसे भी गुजारिश करूंगा क्योंकि हम 7:35 पे हैं, हमारा 7:30 तक का टाइम था। जी 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 सबसे पहले तो मैं सवाल सब्जेक्ट के पूछूंगा ताकि हम प्रपोजल राइटिंग पे क्विकली आ जाएं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ कंटेम्प्रेरी एड्स इन उर्दू हिंदी बेल्ट इन इंडिया? जो कंटेम्प्रेरी एडवर्टीजमेंट है उर्दू में, उसका क्या है? उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो उर्दू बेल्ट का है, एनोनिमस से आया है, उसके नीचे जूनी टिक्कू ने पूछा है कि यूसुफ भाई इनका कोलोकियल उर्दू को लेकर क्वेश्चन है रामपुरिया और हैदराबादी के कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्सेज पे हम इनके बारे में मटेरियल देख सकते हैं वीडियोग्राफ्ड वंस को छोड़कर। और उसके बाद टाइमलाइन जो है मैगजीन की, जो आपने मैगजीन दिखाए उनकी क्या टाइमलाइन है? तो ये 3 क्वेश्चन मैं क्लब कर रहा हूँ। पहला वाला मैं भूल गया क्या था। कंटेम्प्रेरी एड्स की उर्दू में, उर्दू और हिंदी में। कंटेम्प्रेरी एड्स, देखिए एड्स जो भी रिसालों में या अखबारों में छपते हैं, आपको मालूम है, अगर आपने कभी कोई इस तरह का पीरियोडिकल निकाला है इंडिया में, तो आपको वो सारा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो एड्स आते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं। तो कुछ तो गवर्नमेंट के एड्स आते हैं जो स्पेसिफिक थीम्स होते हैं, और जो कुछ कमर्शियल एड्स आते हैं, तो उसमें मैं जो गवर्नमेंट के एड्स आते हैं वो तो सारे तकरीबन सारे जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स हैं उसमें वो आते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें बहुत कमी आती जा रही है, वो क्योंकि वो ये देखते हैं, जो आजकल की जो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है, जो इंडस्ट्री है, वो ये देखती है कि हमारी, अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी कोई एक अपना इश्तिहार छापने के लिए, तो उसका रीच कितना है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा, कैसा होगा। तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि उर्दू बहुत लिमिटेड है और शायद हमारा रीच इतना नहीं हो पाएगा, तो वो उसमें काफ़ी कमी आ गई है। दूसरी ज़बानों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसको स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि जितनी आज़ादी, जितना आज़ाद ख्याली, जितनी ओपननेस पहले हुआ करती थी 1960s तक, 70s तक, विजुअल्स की और कॉन्सेप्ट्स की इन एडवर्टिजमेंट्स में और इमेजेस में, वो अब नहीं रही अखबारों में और रिसालों में, बहुत कम हो गई है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आप उनको देखें तो डेली न्यूज़पेपर्स में पॉलिटिकल एड्स बहुत आने लगे हैं। जैसे कि जब कोई इलेक्शंस आते हैं तो मुसलमानों, उनको लगता है कि उर्दू के अखबार सिर्फ मुसलमानों के हैं, तो इसलिए वो मुसलमानों को केटर करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टीज हैं, वो अपने अपने लीडर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ करते हैं। जी, दूसरा रामपुरिया और हैदराबादी उर्दू के सोर्सेज आप ब्रीफली बताएं, वो कहाँ, वीडियोग्राफी को छोड़कर। नहीं, ये भी मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। हमारे और टाइमलाइन मैगजीन्स की जो आपने दिखाई, वो कब से कब तक की है? देखिए, ये बहुत एक लिमिटेड मेरा प्रोजेक्ट था, जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, जितना कर सकता था, तो मैंने जमा किए हैं। मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। जो प्री 40s हैं, प्री 1940s हैं, वो काफ़ी मैगजीन्स हैं, कुछ तो मैंने कलेक्ट किए हैं फिजिकली, और कुछ जो है वो सिर्फ डिजिटली मेरे पास हैं। और एक पोस्ट 1950s हैं जिसमें ज़्यादातर 80s, 70s, 80s के मैगजीन्स हैं, और आजकल के मैगजीन्स बहुत कम हैं, क्योंकि आजकल तो जब से वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो उसमें वो मुझे उतना मज़ा नहीं आता वो देखने में, और उसमें वो बात नहीं रही जो एक बात थी पहले के ज़माने में। प्रपोजल राइटिंग से मुतालिक जो सवाल आया है रिगार्डिंग प्रपोजल राइटिंग, इफ वन हैज सेवरल स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान्ड, when writing a proposal, should we just talk about stage 1 or will it be better to show the stages in sequence to portray the relevance? What are the crucial points of evaluating a proposal? डेफिनेटली, अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल लिख रहे हैं तो आपको सारी स्टेजेस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फंडिंग एजेंसी है जो आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं,
वो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि वो जो आपको फंड्स देंगे उसका क्या एंड प्रोडक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा, और आप क्या वाकई सीरियस हैं इसमें, क्या चीज़ आप नॉट ओनली जिसको हम कहते हैं डिलीवरेबल, सिर्फ डिलीवरेबल ही नहीं बल्कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा और आप कितने सीरियस हैं। तो आपको सारी स्टेजेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के किस तरह से फील्ड रिसर्च है, किस तरह से आपका कलेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन है, फिर किस तरह से उसको क्लासिफाई या कैसे आप उसको कंटेक्चुअलाइज करते हैं, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जी, और दूसरा सवाल है कि आपने दक्कनी उर्दू पे कोई कलेक्शन किया है मटेरियल, और इन्फ्लुएंस जो बाकी लैंग्वेजेस के हैं, ये जो दूसरा पार्ट है ये शायद लिटरेरी लोगों को ज्यादा कि इन्फ्लुएंस क्या है उर्दू लैंग्वेज पे। इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं दर्शकों को बताऊं कि हमने यानी इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स ने एक फिल्म सपोर्ट की थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। गौतम पेमराजू उसके डायरेक्टर हैं। फिल्म का नाम है क्या है कि क्या नहीं के, टंग अनटाइड। ये दक्कनी ज़बान पर उसका हिस्ट्री और एवोल्यूशन और उसकी कंटेम्प्रेरी जो उसका अभी जो फॉर्म है उसको लेकर हमने किया था। आप हमारी वेबसाइट पे भी उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यूसुफ, आप। जी नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं और बहुत सारे काफ़ी वाइड रेंजिंग सवाल हैं और मैं सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकता। मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपने लिमिटेड दायरे में रहते हुए जो चीज़ें कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, आगे चलता रहेगा। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि जो हमारी ऑनलाइन आर्काइव्स हैं, जैसे tasveer-e-urdu.in है या जो नई वेबसाइट है cineqawwali.in, ये पब्लिक स्पेस होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई सामान है, अगर आपके पास कोई मटेरियल, तो आप उसको हमें भेजें, और अगर हमें लगता है कि वो रेलेवेंट है तो हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इट इज़ रियली एन ओपन थिंग। आपके पास जो भी मटेरियल है वो आप हमें भेजें, हम आपके नाम से उसको उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे, उसमें ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मैं जो दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, और मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, ये सवाल जो है शर्बरी गोम्स का है, जिन्होंने पूछा है कि हाउ वुड यू समराइज द सिग्निफिकेंट इनसाइट्स फ्रॉम योर रिसर्च। सारे 3 प्रोजेक्ट्स में से जो सिग्निफिकेंट इनसाइट्स हैं, तो हमें उनका थोड़ा सा निचोड़ बताएं एकदम संक्षेप में, ताकि हम कार्यक्रम को अब I don't know. I mean, it's again a tough job, but what I would like to say, मैं इंग्लिश में हिंदुस्तानी में ही कहूँगा कि जो इन तीनों प्रोजेक्ट का निचोड़ मेरे नज़दीक तो यही है कि एक ज़बान जिसको हमने किसी एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के साथ जोड़ने की कोशिश की, वो शायद इसलिए क्योंकि लगा कि ये एक ख़ास मुग़ल पीरियड और इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सच बात ये है कि उर्दू जो है वो पब्लिक की ज़बान है। ये एक ऐसी ज़बान है, बाकी सारी ज़बानों के मुकाबले में, बाकी सारी ज़बानें, बंगाली जो है वो बंगालियों की है, तमिल जो है वो तमिलियों की है, तमिलियंस की है, लेकिन उर्दू जो है वो पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, पूरी दुनिया की ज़बान है। क्योंकि कोई भी एक ये नहीं कह सकता कि ये मेरी मादरी ज़बान या मेरी मदर टंग है, क्योंकि ये सबकी ज़बान है। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा, अगर एक सेंटेंस में कहूँ कि उर्दू पॉपुलर कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उर्दू जो है वो सबकी ज़बान है और सब इसको एंजॉय करें। और अगर कोई एक लिटरेरी पर्सन, कोई एक स्कॉलर या कोई एक फॉर्मल स्कॉलर ये कहता है कि नहीं उर्दू को हम प्योर रखना चाहते हैं, हम इसको सबके साथ नहीं मिलाना चाहते हैं, तो वो गलत है। सच बात यह है कि अगर उर्दू को जिंदा रहना है तो उसको सबके साथ पब्लिक में और मोहल्ले में आना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगी। जी, और एक सवाल है जो आपने डिस्कस किया था कि बाकी मज़ाहिब का, बाकी धर्मों का जो लिटरेचर है, जैसे भगवत गीता है, रामायण है, ये अक्षय सेठी बता रहे हैं कि इन्होंने भगवत गीता I came across a small and handy copy of Bhagavad Gita in my grandfather's archive with some illustrations, an interesting find. I was interested to know which are the religious books one can find in Urdu. उर्दू में कौन बहुत सारी हैं, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि मेरा एक छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट का एक वीडियो है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। हमारा एक तारा करके, एक तारा इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक मैं अभी नहीं देख सकता, लेकिन वो मैंने 5 मिनट का वीडियो इसी चीज़ के बनाया है कि उर्दू में हिंदू लिटरेचर, हिंदू रिलीजियस किताबें जो छपी हैं पिछले 100 सालों में, उनके बारे में, उनको डॉक्यूमेंट करते हुए एक तरह का वो स्लाइड शो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ख़ास तौर पे लाहौर में बहुत सारे पब्लिशर्स थे जो महाभारत, रामायण, गीता
सारे के सारे जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं वो छपी हैं उर्दू में। और सिर्फ वही नहीं बल्कि जो एक तरह से बहुत सारा रिफॉर्मेटिव लिटरेचर है, हिंदू रिफॉर्म का लिटरेचर है, वो सारा उर्दू में छपा है, तो वो आपको मिल जाएगा, पुराने लाइब्रेरीज में भी मिल जाएगा। तो वो काफ़ी काफ़ी हद तक है, जिससे पता चलता है कि उर्दू सिर्फ एक मजहब की ज़बान नहीं थी, बल्कि हिंदू खास तौर पे और उस वेस्टर्न इंडिया में खास तौर पे वो काफ़ी पॉपुलर थी। मैं अंत में गुजारिश करूंगा अन्नपूर्णा और लोकेश से कि आपके पास अगर कोई सवाल है यूसुफ को पूछने के लिए तो आप कृपया करके पूछें। लोकेश, आप पहले पूछिए प्लीज। नहीं, मैं सवाल तो नहीं, पर मैं एक चीज में जस्ट कंटिन्यूएशन में जो बता रहे थे, और ये जो उर्दू की जो लैंग्वेज का भी जो कल्चर की हम बात कर रहे हैं, और वो जैसे मुझे अभी भी याद है कि कम से कम आई थिंक 90s तक फिर भी जब बॉलीवुड का सिनेमा शुरू होता था, टाइटल आता था तो तीनों भाषाओं में लिखा हुआ आता था, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गया। या फिर इवन हम लोग सड़कों पे जाएं तो जो गीत मालाएं मिलती थी, वो चाहे मोहम्मद रफी के हों या कुछ न, वो इन दोनों भाषाओं में बहुत इजीली हम लोग देख रहे थे ये अपने आसपास। इवन अभी 20 साल पहले तक या 15 साल पहले तक बहुत ज्यादा आमतौर पर दिखाई दे रहा था। और हम सब काफी सारे पॉलिटिकल कारण भी जानते हैं कि किस तरह से उन सब चीजों को भी खत्म किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और जैसा कि आपने यूसुफ शुरू में ही आपके पेपर में कहा था कि एजुकेशन में जिस तरह से बदलाव आया, जहाँ पर वो भाषा के, मुझे भी याद है कि जब मैं हिंदी सीखता था तो कैसे बोला जाता था कि शुद्ध हिंदी बोलो, तो शुद्ध हिंदी क्या है वो आज तक हमको नहीं मालूम है। पर तो जिसमें से बेसिकली उनका कहना था कि नहीं, उर्दू निकाल दो, ये शब्द मत रखो, या अदर लोकल लैंग्वेजेस ऑल्सो, या बोलियां उसमें से निकाल दो। तो शुद्धता की वो जो चीज हमेशा वो रखते आए हैं, जो आपने विद इन उर्दू के बारे में भी आप बात कर रहे हैं कि वो शुद्धता केवल एक ही, अब उर्दू की जबान के अंदर भी जो शुद्धता का जो, या जो प्योरिटी का जो फंक्शन है और जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो जमीनीकरण उसका देखना चाहिए, जो नहीं देखा जाता, और इसके कारण भी वो घटता जाता है। तो आई थिंक और आप, आई थिंक मैं इसके बाद में अन्नपूर्णा को मैं बोलूंगा, अगर उनके पास कोई सवाल है तो पूछेंगी। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा लोकेश के कमेंट से जुड़ी है मेरी बात। देखिए, हमारी रिसर्च अंग्रेजी भाषा में पैदा होती है, इसलिए कि रिसर्च जो सोच है, जो दुनिया है, जो सवालें हैं, जो मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं, वो एक तरीके से जो हमारे पास आज हैं, मैंने 21st सेंचुरी में अंग्रेजी भाषा में उनकी पैदाइश है। और एक तरीके से उर्दू भी एंग्लिसाइज होती जा रही है कभी कभी, जैसे पॉपुलर कल्चर में देखिए, या प्रिंटिंग प्रेस में जब वो अक्षर को, उर्दू के जो अक्षर होते हैं उसको ले आना, ये जो अंग्रेजी का जो सत्ता है भाषाओं पे और हमारे सोच पे, उसको आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? थैंक यू सो मच। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं कभी कभी ये इस अंग्रेजी की जो एक तरह का सुपरमेसी या हमारे ऊपर हुकूमत, ये उस वक्त ज़्यादा उभर के आती है कि जब मैं कोई चीज़ तर्जुमा या ट्रांसलेशन करने जाता हूँ। या अभी रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ चीज़ें मुझे दी गई कि अंग्रेज़ी से इसको आप उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तो वो अंग्रेज़ी में जिसने लिखी थी, ऑब्वियसली उन्होंने एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है अंग्रेज़ी के ग्रामर का और कॉम्पोजिशन का, कैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, और बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को किस तरह से कुछ वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाए। लेकिन जब आप उसको उर्दू, हिंदी में या किसी भी लोकल इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तो सडनली यू रियलाइज कि ये कॉन्सेप्ट तो शायद हमारी ज़बान में इस तरह से है ही नहीं, तो इसको हमें बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या बहुत अलग अलग तरह से लिखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है।
तो मैं समझता हूँ कि और ये चाहे वो एकेडमिक राइटिंग हो या इवन जैसे हम प्रपोजल लिखने की भी बात है, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम ऐसी जबान में अंग्रेजी में प्रपोजल लिखें कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल और हाईली वेरी हाई इंटेलेक्चुअली समझा जाए, तभी वो एक इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप उसी बात को अगर सिंपल भाषा में, आसान जबान में कहें, तो शायद वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। ये एक अजीब सी एक विडंबना या एक अजीब सी एक हमारे सामने एक डिलेमा है। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ, अगर लिखता भी हूँ, कि उसको जितना आसान जबान में कहा जाए उतना ही अच्छा हो। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इतनी मुश्किल हैं कि जिनको समझाने के लिए आपको मुश्किल ज़बान लिखनी पड़ेगी। तो हो सकता है, पर मैं यही कहूँगा कि अगर अंग्रेज़ी में भी हम चाहें तो सिंपल ज़बान में लिख सकते हैं। और प्रपोजल बेसिकली क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। शुक्रिया यूसुफ, अन्नपूर्णा, लोकेश, CWST, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट मांगता हूं आपके टाइम के, कि हमारे साथ रहें। 2 खास अनाउंसमेंट्स मैं करूंगा, 2 खास घोषणाएं इस कार्यक्रम के थ्रू। एक ये कि जो हमने सबसे पहले शुरुआत में ही बताया था कि हम हर महीने ये कोशिश करते हैं कि हम एक ना एक प्रोजेक्ट आप दर्शकों के बीच रखें। पहले जब कोविड से पहले की बात थी तो हम शहर शहर, कस्बा कस्बा, जिला जिला जाके ये करते थे, लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू करते हैं। अगली तारीख जो है वो जून के महीने में 24 तारीख को हमारी एक और साथी हंसा थपलियाल और उनके कोलैबोरेटर जयचंद्र वर्मा, हंसा जो कि फिल्म मेकर हैं, जयचंद्र जो हैं वो फाउंडर सुरभि थिएटर के हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है, थिएटर कंपनी जो फैमिली एक रन करती है हैदराबाद में। वो बात करेंगे थिएटर और साइंस की, जहां स्टेज क्राफ्ट की बात आती है, और ये आधारित होगा जो प्रसिद्ध नाटक है माया बाजार, जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 35 बच्चों ने उसमें काम किया था। तो उस प्रोजेक्ट को लेकर बात होगी। आप सभी लोग मधु हैं, आमंत्रित हैं। आप सभी लोग जुड़िएगा हमसे 24 जून को शाम 6 बजे। और दूसरी अनाउंसमेंट में जो करना चाहता हूँ वो इमीडिएट है कि यूसुफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आर्ट्स रिसर्च, कला अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने काम किया है IFA के साथ। ये इम्प्लीमेंट उसी प्रोग्राम के तहत हुए हैं। तो हम हर साल जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स भेजते हैं, जिसमें आप प्रस्ताव भेजते हैं हमें। इस साल हमने कोविड के चलते, ये पहले मार्च या अप्रैल में होती थी, कोविड के चलते हमने इसको जून में पोस्टपोन किया है, और जून की पहली तारीख को हम प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं आपके प्रस्ताव के लिए। मैं थोड़ा सा आपका फैमिलियर करूंगा कि कैसे जो है हमारा कैसे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं हमारी। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा कि वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स में जाइए। ये हमारी वेब का एड्रेस है, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स, indiaifa.org। और यहाँ पे आप प्रोग्राम्स में जाइए, और प्रोग्राम्स में यहाँ पे आर्ट्स रिसर्च प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, और हमारी कोशिश रहती है, जैसा हमने शुरुआत में बताया, कि हम हिंदुस्तान की हर एक भाषा में इसको ट्रांसलेट करवाएं। और यहाँ फिलहाल हमारे पास 8-9 भाषाएं हैं, लेकिन हमने इसको और भाषाओं में भी ट्रांसलेट करवाया है। ये 13 भाषाओं में अभी तक ट्रांसलेट है, और इसके इंस्ट्रक्शन हर भाषा में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा एड्रेस जो आप मुझे लिख सकते हैं अपने प्रस्ताव के साथ सजेशन के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, प्रश्न हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोशिश करते हैं ऐसे काम को इम्प्लीमेंट करने की। तनवीर एक चीज बता दो कि अभी जो है ये पिछले साल का है। हाँ, 1 जून के बाद ही देखे, ये क्लोज हाँ, है। 1 जून के बाद मैंने 1 जून को ये खुलेगा कार्यक्रम प्रपोजल्स के लिए। थैंक यू अरुंधति। और उसके बाद मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े आज की शाम।
ये दर्शाता है कि जब हम एक तरह से पूरी दुनिया एक अजीब किस्म के अंधेरे में घिर चुकी है और चारों तरफ मातम ही मातम है, शाम को कुछ पल कला आर्ट्स के लिए निकालना और एक रोशनी की उम्मीद लिए बैठना कि कहीं से किरण आती है, हमें जो मातम भरे शहर हैं, मातम भरे देश हैं, उनसे थोड़ा सा अलग निकाल के एक उम्मीद की किरण हमारे मन में जगाती है। हम आईएफए की तरफ से कोशिश करते हैं कि इस दिए को हम जितना भी हो सके जलाए रखने की कोशिश करें, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना नहीं है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जब हमारे प्रोग्राम्स पे जाएं दर्शकों से, तो यहाँ पे ये बटन आप दबाएं, यहाँ ये ऑप्शन है हमें सपोर्ट करने का, यहाँ ये सारे ऑप्शंस हैं। आपकी किसी भी तरीके से छोटे से छोटा डोनेशन हमें दे सकते हैं, ताकि हम यूसुफ जैसे काम को और बहुत सारे जो काम हमने अभी तक किए, करीब 700 के करीब हमने प्रोजेक्ट्स अभी तक इम्प्लीमेंट किए हैं, ऐसे काम हम आगे भी इम्प्लीमेंट करते रहें। आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर मिलेंगे 24 जून की शाम को। धन्यवाद। आप सबसे थैंक यू कहना चाहते हैं हम CWST के तरफ से। लोकेश, आप कुछ कहोगे? जी, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस यूसुफ इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। और हम CWST की तरफ से इसी तरीके के और भी हम लोग प्रोग्राम हम सोच रहे हैं और वर्कशॉप्स भी सोच रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि हाँ, क्या होना चाहिए, किस तरीके की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, किस तरह से हमें किन चीज़ों के बारे में बात और करनी चाहिए, किन भाषाओं में। तो आप प्लीज़ हमें हमारे ईमेल पे cultureworkerSupportTrust2019@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। और एक छोटा-सा मैं एक बात जस्ट बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगा, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में है कि एक जब हम दिल्ली के अंदर जब हम एक क्राफ्ट कम्युनिटी से हम बातचीत कर रहे थे कोविड के कॉन्टेक्स्ट में और उनसे रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ वो जो फेस कर रहे हैं, तो एक खास बात उन्होंने जो कही थी हमें कि कई सारी जानकारियाँ जो सर्कुलेट हो रही है, वो हिंदी में नहीं हो रही हैं। भाषा के लेवल पे उन्होंने कहा, और वो जो है अगर हिंदी में है तो लिखित में है। तो इस बात को हमने बड़ा सीरियसली लिया और कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर्स और कुछ आर्टिस्ट ने हमें सपोर्ट किया अपनी आवाज़ के साथ इसको एक इन कोविड-19 के जो लक्षण हैं शुरुआती और उसके जो घरेलू जो निकाल के तरीके हैं, उन्हें सरल तरीके से समझाने के लिए हमने कुछ ऑडियो सीरीज़ तैयार की है, जो कि कल्चर वर्कर सपोर्ट ट्रस्ट CWST की के यूट्यूब चैनल पे हमने रखी है। और अच्छा होगा कि हम जो हिंदी भाषा में जो भी जहाँ भी हम सर्कुलेट कर सकते हैं और आप लोग भी अगर करें तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच सके। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। एंड शुक्रिया IFA का सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।